नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें हम हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में बात करते हैं। मैं नेता नगरी के पिछले एपिसोड में राजदीप जी को बोलकर गया था कि अब बिहार से बात होगी। बिहार कूच की हमारी तैयारी हो चुकी है। राजदीप जी, मैं कल बिहार के लिए निकल रहा हूँ। 1 महीने की रिपोर्टिंग का असाइनमेंट। ललन टॉप की 3 टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं। चौथा उड़नदस्ता हमारा रहेगा। आप कब आ रहे हैं बिहार? एक तो आप जब जा रहे हैं वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ जाइए। आप तो वहाँ बहुत बड़े स्टार हैं, ललन टॉप की बहुत वहाँ। नहीं, आप जाइए, लोग आपको सराउंड करेंगे। आजकल राजदीप जी, पत्रकारों को स्टार बनने से बचना चाहिए और न्यूज़मेकर बनने से भी बचना चाहिए। हमारा काम लोगों की खबर लेना और लोगों को खबर देना है, खुद खबर बनना नहीं है। नहीं, यही तो मुसीबत है। पिछले कुछ दिनों से पत्रकारी खबर बन रहे हैं और यही तो मुझे लगता है राजदीप जी जो खबर बन रहे हैं वो पत्रकार नहीं है। ओहो, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। आई एम सॉरी। नहीं, मैं मानता हूँ आज की तारीख में दिस इज नॉट जर्नलिज्म, लेकिन यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन आप कह रहे हैं मैं बिहार कब आ रहा हूँ? मैं आऊंगा जब माहौल बनेगा। माहौल तो बनने दीजिए। माहौल बन गया है महाराज, आप आइए। इलेक्शन और वाइट प्लेट आइए, आपको आपकी प्लेट में नाना प्रकार के व्यंजन रखवाते हैं। वहाँ बिहार से एक प्रोग्राम जरूर करना है। चलिए नेता नगरी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी बिहार से जुड़ी है, जहां पर सभी गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। होना भी था, क्योंकि पहले फेज के लिए 8 अक्टूबर लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की। नए समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेता एलजेपी से लड़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। अलग अलग एलिगेशंस, और इन सब के बीच बिहार के कद्दावर नेता और 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट का हिस्सा रहे रामविलास पासवान के निधन की भी सूचना आती है, तो उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर बात करेंगे। दूसरी सुर्खी होगी पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां पर राजनीतिक हिंसा है। बीजेपी लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपने हिस्से की सफाई पेश कर रही है, तो एक जोरदार टकराव है। लोकसभा चुनाव में एक राउंड हो चुका, अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी है। और तीसरे हिस्से में बात करेंगे तमिलनाडु में बन रही नई राजनीतिक परिस्थितियों की, जहां पर सत्तारूढ़ दल ने अपने सीएम पेज का ऐलान कर दिया है। वहां पे क्या हालात हैं? क्या वो जो 5-5 साल वाला एक पैटर्न था जो पिछली बार टूट गया था, क्योंकि एआईएडीएम के लगातार दूसरी दफा सत्ता में आई थी, वो कंटिन्यू रहेगा, बिगड़ेगा, बनेगा, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में पहला विषय बिहार से जुड़ा हुआ है। जैसा हमने आपको सुर्खियों के दौरान बताया, सीटों का बंटवारा, कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करेंगे कि असल मुद्दे क्या हैं नेताओं और नारों के शोर के बीच, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ ही इस फैक्टर पर भी कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद क्या इसका चुनाव पर कोई असर होगा, एलजेपी की चुनावी संभावनाएं क्या होंगी। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र। इनकी हाल ही में एक बहुत दिलचस्प किताब आई है, जो मैं अपने सभी पाठकों को पुरजोर ढंग से रेकमेंड करूंगा। सार्थक, ये राजकमल प्रकाशन का उपक्रम है, उससे ये किताब आई है। इसका शीर्षक है रुकतापुर, बिहार जहां थम जाता है पहिया बदलाव की हर गाड़ी का। पुष्यमित्र लंबे समय से डेवलपमेंटल जर्नलिज्म कर रहे हैं, हालांकि ऐसे खांचे में नहीं बांटना चाहिए। जो असल बुनियादी दिक्कतें हैं उनकी तह तक जाना, और इसलिए हमें लगा कि हम नेता नगरी कार्यक्रम के लिए इनको बुलाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्यमित्र जी। जी नमस्कार। पहला सवाल मेरा आप दोनों से, राजदीप सरदेसाई और पुष्यमित्र दोनों से, ये है कि ये जो सीटों का बंटवारा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स को साधने की कोशिश की गई? पुष्यमित्र। अभी जो सीटों का बंटवारा है, खासतौर पर एनडीए में जो समझ में आ रहा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही है बिहार में। जो अभी तक पिछले 30-35 साल तक बीजेपी यहाँ
एक्टिव रही लेकिन बन नहीं पाई किसी भी तरीके से। इसलिए उसने लगभग नीतीश के बराबर सीटें ली है और उसके साथ साथ एलजेपी बाहर चली गई है और एलजेपी के बारे में ऐसी धारणा बन रही है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में एक्टिव रहेगी जो जदयू को थोड़ा डैमेज करेगी। अच्छा देखिए सौरभ, हाँ जी, मुझे लगता है जो बिहार में जो जिस तरह से सीट का बंटवारा हुआ है वो वही दर्शाता है जो हमने पिछले साल देखा था महाराष्ट्र में और अन्य कुछ राज्यों में, कर्नाटका में, कि एक समय जो वैचारिक जो एक तरह से मतभेद होते थे और हर पार्टी के अपने लोग होते थे जिनको सीटें मिलती थी क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए थे। वो जो पार्टी सिस्टम है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। आप देखिए भाजपा के जो कुछ वर्कर्स थे या लीडर थे उनको लोजपा में आज सीटें दी गई हैं। यानी अगर आपको भाजपा में सीट नहीं मिलती तो आप लोजपा चले जाते हैं, शायद जेडीयू को कमजोर करने के लिए। जिनको जेडीयू से सीटें नहीं मिलती हैं वो कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी में उनको सीटें मिले। कहीं ना कहीं जो एक जमाने में एक तरह से मैं कहूंगा एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड, एक विचारधारा की जो डिवाइड थी वो अब बिहार में भी नहीं रही है। कल का जो आरजेडी कैंडिडेट जेडीयू में जा सकता है, जेडीयू का कैंडिडेट आरजेडी में आ सकता है। यानी एक ही मकसद है कि किस तरह से सत्ता में या तो आपको सीट मिले या आप कहीं ना कहीं इस सत्ताधारी जो रेस चल रही है बिहार में उसमें आपका कोई गेम चेंजर जैसा रोल हो या एक्स फैक्टर रोल हो। इससे मुझे लगता है दुख की बात है कि असली मुद्दे फिर जो है वो कहीं कमजोर हो जाए। असली मुद्दों पर हम आएंगे। पुष्पमित्र, में दो सवाल है मेरे। पहला ये है कि एक अरसे के बाद लेफ्ट के सभी मतलब जो तीन प्रमुख धड़े हैं सीपीआई, सीपीएम और एमएल, उनका आरजेडी के साथ गठजोड़ हुआ है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा था किस तरह से बांका और पाटलिपुत्रा के लिए एक टेक्निकल समझदारी बनी थी, सीपीआई के साथ नहीं बन पाई थी। जमीन पर इसका क्या रेजोनेंस दिख रहा है? ये वोट ट्रांसफर होता है, नहीं होता है? क्या मंच भी साझा होगा, साझा घोषणा पत्र होगा? क्या बातें हो रही पटना में? साझा घोषणा पत्र जैसा तो कुछ होगा नहीं। चुनाव में घोषणा पत्र होता भी नहीं और उसका कोई महत्व ढंग से नहीं होता है। लेकिन जो अभी तक सीपीआई एमएल जो है राजद के साथ नहीं आती थी, उसका एक बड़ा सवाल यह रहता था कि चंद्रशेखर की हत्या में शहाबुद्दीन का हाथ बताया जाता था, जिसके कारण वो लोग दूरी बरतते थे। इस बार वो दूरी खत्म हो गई है और मान लिया गया है कि दो ही धड़े हैं और उन दो धड़ों में या तो आप इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। तो लेफ्ट ने तय कर लिया है कि अब अगर एंटी बीजेपी ही रहना है तो अलग रह के चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम महागठबंधन के साथ जाएंगे। अच्छा, और ये जो बात जिसका जिक्र राजदीप ने किया, हमने देखा दिनारा में राजेंद्र सिंह, जिनके लिए सुगबुगाहट चल रही थी कि प्रोबेबल सीएम फेस हैं, वो चले गए। रामेश्वर चौरसिया, ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है। तो क्या जेडीयू और बीजेपी उस धर्म संकट से गुजर रही है कि आधे लोग सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो हमारा पोस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे नेता तो यही, और आधे लोग मुस्कुरा रहे हैं और ग्राउंड पर कुछ और है? दरअसल राजीव सर जो कह रहे हैं उसमें बात थोड़ी अलग है। अभी तक राजद और जदयू के बीच में नेताओं का आदान प्रदान होता रहा था, लोग इधर से उधर जाते थे। लेकिन बीजेपी और संघ का कोई इतना बड़ा नेता वो लोजपा जैसी पार्टी में चली जाए, वो बहुत सहज बात लगती नहीं है। उनका संघ में भी बड़ा महत्व रहा है, झारखंड के चुनाव में भी बहुत अच्छी पोजीशन पर रहे थे और पिछले चुनाव में आपको पता है कि सीएम कैंडिडेट भी उनको माना गया था। तो इतनी आसान बात लगती नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वहां चले गए हों राजेंद्र सिंह। ऐसी महत्वाकांक्षा रही होगी, अगर होती भी तो हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। तो मैसेज तो ये जा रहा है कि जो कट्टर भाजपा समर्थक बिहार में है उनके पास ये मैसेज जा रहा है कि जदयू अपनी पार्टी है, लोजपा। ये मैसेज धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि भाजपा के 9 बड़े नेता जो विधायक का चुनाव लड़ते रहे हैं वो इस बार अभी तक लोजपा में जा चुके हैं। ये सामान्य बात नहीं है। मतलब ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि जब वोटिंग मशीन पे कमल का फूल दिखे तो वो दबाओ, वो नहीं दिखे तो झोपड़ी दबाओ, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। और जेडीयू इसको कैसे? हाँ राजदीप, एक राजनीतिक विश्लेषक से मैं सुबह बात कर रहा था, उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। एक तो कहा कि लोजपा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं तो महाराष्ट्र में हमें उसे सुपारी कहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक तरह से भाजपा से।
कि किस तरह से जेडीयू को कमजोर किया जाए और फिर चुनाव के बाद देखते हैं पार्टी नंबर 1 कौन बनती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही जो बड़ी अच्छी लगी मुझे कि चुनाव के पहले भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं किसी भी हालत में, और चुनाव के बाद वो एक ऐसी छोड़ेगी नहीं, चुनाव के बाद भी छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा कि चुनाव के पहले वो छोड़ नहीं सकती और चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी जो कहा गया कि एक माहौल बन रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लोजपा जो है वो बी टीम है एक तरह से भाजपा का, और ये जनता में भी जा सकता है, लेकिन इस समय पार्टी कार्यकर्ताओं में जो समझ है वो जरूर ये मैसेज जा रहा है। अब इसका क्या मकसद है, क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार को वाकई भाजपा इतना कमजोर करना चाहती है कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदारी चुनाव के बाद भाजपा करे? एक इस बात पर भी चर्चा हो रही है पुष्पमित्र की कहीं ऐसा ना हो कि ये दो जो बिल्लियों की लड़ाई है या बंदरों की लड़ाई वाली बात होती है कि ये एलजेपी वोट काट रही है जेडीयू का, जेडीयू एलजेपी का वोट काट रही है और उस चक्कर में आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत सुधर जाए। हाँ, अभी यह दिख रहा है महागठबंधन बहुत संतुलित लग रहा है। जो उनके यहाँ से जिसको जाना था वो चले गए और जो टीम है उनकी बनी हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट बहुत ऐसा लग नहीं रहा है। तो एक चांसेस तो उनके लिए जरूर है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन भाजपा ने रिस्क लिया है क्योंकि भाजपा के लिए ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है। भाजपा को फर्क नहीं पड़ता है कि महागठबंधन सरकार बना ले, भाजपा का मुख्य मसला है कि नीतीश कुमार थोड़े कमजोर हों, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार राजद से वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक नीतीश हैं तब तक बिहार में नंबर 1 होना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। जो उनकी छवि है उसको बीजेपी का कोई नेता क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो पॉलिटिकली नीतीश कुमार को कमजोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसका जिक्र शुरू में किया। क्या है बिहार के मुद्दे? कुछ तो ऑब्वियस दिखते हैं, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, दूषित जल, आर्सेनिक का, आयरन का, फ्लोराइड का कवर है। दरभंगा जैसा इलाका, हमें सुनते हैं कि अच्छा यार ये तो कोसी वाला इलाका है या मखाने वाला इलाका है और वहां पे पेयजल की जो समस्या है, तो ये तो बड़ी आंखें खोल देने वाली रपटे हैं। आपके हिसाब से कौन से प्रमुख मुद्दे हैं बिहार के? सौरभ जी, सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि बिहार में इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। सब लोग पॉलिटिक्स के बदले मैथमेटिक्स में लगे हुए हैं, मैथमेटिक्स सुलझा रहे हैं। लेकिन ये सवाल होने चाहिए और लोगों को खुद पूछना चाहिए कि अभी वो 2-3 महीने पहले 30 लाख लोग बिहार के अलग अलग जगहों से बहुत मुसीबत में बिहार वापस लौटे हैं। कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में ये मुद्दा खत्म हो गया, अभी नजर नहीं आ रहा है। बाढ़ अभी बीती है, 16-17 जिलों में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी। अभी भी कई जगहों में पानी जमा है और लोग बहुत मुसीबत में रह रहे हैं, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। कोरोना के समय में हम लोगों को पता चला कि डॉक्टरों की कितनी कमी है बिहार में। 75% पोस्ट डॉक्टरों के और नर्सों के खाली हैं बिहार, लेकिन उस पर अभी बात नहीं हो रही है। पलायन का मसला तो है ही, जो मैंने पहले कहा ही, और इसके साथ साथ बेरोजगारी बड़ा मसला है। तेजस्वी ने एक कैंपेन शुरू किया था बेरोजगारी को लेके, लेकिन वो फिर बहस से गायब हो गए। इस तरह से कई ऐसे मसले हैं बहुत जरूरी। पानी का मसला है जो आपने कहा है। कई ऐसे बिहार के साथ मसले हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि 15 साल नीतीश कुमार ने यह कहते हुए शासन किया कि हम बिहार को विकसित करेंगे। 2006 में जब पहली बार इन्होंने व्हाइट पेपर पेश किया था नीतीश कुमार सरकार ने, और उन्होंने एक टारगेट रखा था कि हम बिहार को इस लेवल तक ले जाएंगे, और वो टारगेट कहीं भी अचीव नहीं हुआ। और न कोई विपक्षी दल इस पर बात कर रहा है, न जनता या वोटर कोई सवाल कर रही है। ये बहुत त्रासदी की बात है। इन मसलों पर बात होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसे एक मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ सौरभ, और मैं पूछना भी चाहता हूँ इस पर ज्यादा कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स बढ़े, लेकिन अगर आप बिहार देखें तो बिहार इज डबल द नेशनल एवरेज। अगर आप केवल अप्रैल के महीने में देखें अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, बेरोजगारी बिहार में अप्रैल के महीने में सीएमआई के फिगर्स के जरिए 31.2% पॉइंट्स बढ़ी थी, 46.6% तक बढ़ गई थी। अब इसके बावजूद कहीं उस तरह का गुस्सा क्यों नजर नहीं आता? क्यों नहीं रोष लोगों में क्यों नहीं है? लोग इस एक जो गुस्सा होना चाहिए कि इतने सालों तक
क्या हुआ कि बिहार में रोजगार लोगों को नहीं मिला है, और खास करके युवा पीढ़ी में। मैं ट्विटर पर देखता हूं और कभी कभी यूट्यूब पर देखता हूं, और मैं देखता हूं कि ग्रुप्स इस तरह से बन रहे हैं कि बिहारी युवाओं के लिए कौन क्या करेगा, लेकिन ये मूवमेंट क्यों नहीं बना, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं पुत्र जी कि ये मूवमेंट क्यों नहीं बना है। हाँ, ये सवाल मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं फिर आपकी टिप्पणी कि जब हम लोग एक पत्रकार के तौर पर बिहार जाते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, उनकी राजनीतिक टिप्पणियों के कायल हो जाते हैं, है ना, इतने सक्रिय वो, लेकिन वो जनादेश के स्तर पर, गवर्नेंस के स्तर पर नहीं दिखता है। तो ये दुविधा क्या है, ये ट्रेजेडी क्या है? उसमें बहुत साफ साफ बात है कि बिहार के लोग जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नजर आते हैं, वो उनकी जागरूकता सिर्फ ये है कि कौन पार्टी कैसे जीतेगी, कौन पार्टी कैसे हारेगी, किसमें क्या, किसका क्या गणित है, जाति का गणित क्या है, किसके कितने वोट बढ़ेंगे, इन सारे मामलों में तो बहुत जागरूक है। लेकिन हमारे मुद्दों का क्या हो रहा है, इन मसले पर वो जागरूक बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार को एक बुरी आदत है, वो है पलायन करने की। वो हर चीज से पलायन करते हैं। अगर बाढ़ आ गई और फसल चौपट हो गई तो सब लोग पलायन करके कहीं मजदूरी के लिए चले जाएंगे। अगर अच्छी पढ़ाई कॉलेजों में नहीं हो रही है तो उस पर सवाल नहीं करेंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लेंगे। अगर कहीं बिहार में इलाज नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए सवाल नहीं करेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, जो बगल में बंगाल में होता है। बिहार में वो नहीं होता है, वो लोग एम्स चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो पलायन की एक आदत सी हो गई है हम लोगों को। वो समस्याओं से भी हम लोग पलायन करते हैं, अपने आजीविका के लिए ही नहीं, हर तरह से हम लोग हर चीज में पलायन करते हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसलिए हम लोग राजनीतिक रूप से, राजनीति के गणित में तो बहुत जागरूक है, लेकिन राजनीति के सोशियोलॉजी में, पॉलिटिक्स में बहुत जागरूक नहीं है। हम लोग अपने मुद्दों के प्रति बहुत सजग नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बिहारी जब पलायन करता है, कई बिहारी जब बंबई जाते हैं, बड़े मेहनत से अपनी जिंदगी बिताते हैं, और कई लोग सफल भी बहुत हुए हैं आईटी सेक्टर में भी। आईटी सेक्टर में आज अगर आप बंगलौर जाए, कई बिहारी लड़कों ने बहुत सफलता प्राप्त की है। जितने भी जनरल एग्जाम होते हैं, फिर वो जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, कई बिहारी छात्र जो होते हैं उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहारियों में कोई भी कमी है उस तरह से। नहीं, राजदीप जी, पुष्पमित्र ये कह भी नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि एक नागरिक समाज के तौर पे हम जिन सुविधाओं को दूसरे राज्यों में जाकर हासिल कर रहे हैं, वो मेरे राज्य में हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो। जो डिमांड क्यों नहीं है? मेरा ये, जब मैं पिछली बार 5 साल पहले जब मैं दरभंगा गया था, या कई जो मिथिलांचल या सीमांचल के एरिया से, वहां जब युवाओं से बात हुई, मुझे लगा उनमें बहुत ही एक एम्बिशन थी कि हमें कुछ बनना है, लेकिन उस माहौल में हम कुछ बन नहीं पाएंगे। ये भी उनको एक तरह से उन्होंने एक तरह से एक बेबसी नजर आई। अब डिमांड अगर है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को और अच्छा क्यों नहीं बना सकते? और एक जमाने में पटना यूनिवर्सिटी हो या बिहार के यूनिवर्सिटीज हो, उनके एक स्टैंडर्ड हुआ करती थी। अब मैं पूछ रहा हूं कि अब जब नया जमाना एक तरह से आ गया है, एक जो यंगर जनरेशन है, वो ज्यादा डिमांड क्यों नहीं कर रहा सिस्टम से कि आप हमें ज्यादा दीजिए, बेहतर दीजिए? ये क्यों कि नहीं, कुछ नहीं होगा, हम कहीं बाहर जाकर ही कुछ बनते हैं? ये मुझे पूछना है। पुष्पमित्र जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि वी कीप टॉकिंग अबाउट ब्रांड नीतीश कुमार। 2015 में जब उन्होंने सत्ता के लिए दावेदारी की थी, तब 7 निश्चयों की बात की थी। क्या हुआ उन 7 निश्चयों का? उसमें से ज्यादातर पर काम नहीं हुआ। एक योजना जो है नल जल की योजना, आखिर में आधी अधूरे तरीके से उन्होंने लागू कर दी। स्टूडेंट को जो लोन मिलने का मसला था वो ठीक से नहीं हुआ। नालियों का जो मसला था, गांव-गांव में नालियां होंगी, वो काम ठीक से नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो इस तरह से अभी हर जगह बारिश होने के बाद जो जल जमाव की घटनाएं हो जाती है वो नहीं होती। तो वो बहुत आधे अधूरे तरीके से वो काम हुआ, और अब उन्होंने नया टारगेट भी सेट कर लिया है। काम नहीं हुआ बिहार में। दरअसल सौरभ, ये दिक्कत यही है कि काम उस ढंग से होता नहीं है। काम वही होता है जिसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मसला होता है, बिल्डिंग मटेरियल जैसी चीजें होती है, इसमें बड़ा फंड एलोकेट होता है। तो उसमें सारा काम इसलिए होता है क्योंकि उसमें किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, कुछ कमीशन आ सकता है। तो उस तरह के काम तो बहुत सारे हुए, सड़कें बन गई और बिजली का हो गया, लेकिन बाकी काम नहीं हुए। उस तरह के जरूरी काम थे।
और क्या ये कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री की अपनी व्यक्तिगत छवि के लिहाज से उनका सबसे डिपिंग पीरियड है 2005, 10, 15? क्योंकि हम लोग जितना घूम रहे हैं, टीमें घूम रही हैं, नीतीश कुमार को लेकर बहुत रोष नजर आ रहा है लोगों में, हाँ, अक्रॉस द कास्ट ग्रुप। नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत नाराजगी है और ये दो बातें कही जा रही है। एक तो या तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुप गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और दूसरा माना जा रहा है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने बहुत ढंग का काम नहीं किया। थोड़े बहुत दिखावे के काम शुरुआती 4-5 साल में किए, उसके बाद कोई काम नहीं किया है। ये सामान्य फीलिंग है और खासतौर पर भाजपा के समर्थकों में भी बहुत ज्यादा है और हर जगह है। तो नीतीश कुमार को मान लिया गया है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब नीतीश कुमार का चला जाना ठीक है। देखिए सौरभ, आप मुझे बताइए कौन सा वो उत्तर भारतीय नेता है जिसका 20 साल का कार्यकाल हुआ हो एज मुख्यमंत्री? कोई नहीं है। अगर आप राजस्थान की राजनीति देखें, हर 5 साल वहां बदलाव होता है। मध्य प्रदेश में कुछ हद तक शिवराज सिंह जी जो थे, करीब 13-14 साल तक तो रहे। रमन सिंह रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि उत्तर भारत की राजनीति में और यूपी बिहार खासकर मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे। अब नीतीश कुमार 15 साल रहे हैं। 15 साल बहुत बड़ा समय है एक तरह से, तो एक फटीग फैक्टर होना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। आप अगर राष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, जनरल लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, कुछ हद तक आपको मानना पड़ेगा नीतीश कुमार ने कोशिश तो की, लेकिन एक सीमा है मुझे लगता है, और उस बाउंड्री तक अब नीतीश कुमार पहुंच गए। उसके आगे कैसे जाना है, यह बहुत ही बड़ा सवाल उनके लिए, एक चुनौती है उनके लिए। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट यू कैन से एक समय आ गया। हर पॉलिटिशियन का एक समय होता है, एक युग होता है। तो मे बी वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द नीतीश युग। एक अंत हो रहा है उस नीतीश काल का। एक चीज इसमें राजदीप और जुड़ी हुई है, वो ये है कि ये सारी पार्टियां जो एक व्यक्ति के करिश्मा के इर्द गिर्द बिल्ड है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, तो एक सवाल ये पूछा जाने लगा कि अच्छा नवीन बाबू के बाद बीजेडी का क्या, पोस्ट नीतीश जेडीयू का क्या? नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की और इससे यही जो जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी कह रहे हैं, जो मुद्दे हैं, ये पार्टियां मुद्दे नहीं उठाती है, ये व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। और क्योंकि अब पार्टी व्यक्ति केंद्रित हो जाती है तो ढांचा पार्टी का उस व्यक्ति पर एक तरह से निर्भर होता है। तो जो मूवमेंट होनी चाहिए, जो अगर बेरोजगारी का मसला है, अगर वो मूवमेंट में तब्दील हो जाती तो शायद विपक्ष को ज्यादा चांसेस होते मुझे लगता है इस चुनाव में। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष नहीं जीत सकती, लेकिन बिहार और इन सब राज्यों में ये जहां रीजनल पार्टीज व्यक्ति केंद्रित है, वहां कहां वो मूवमेंट्स बन रहे हैं, कौन सी वो राज्य। कम से कम आप तमिलनाडु में देखिए, डीएमके एक मूवमेंट के जरिए बदली, हालांकि फिर वो एक तरह से फैमिली पार्टी बन गई। यहाँ क्या है, जेडीयू जैसे पार्टी में वो शुरुआत में लगा कि वो एक तरह से मूवमेंट बनना चाहती, लेकिन बन नहीं पाई, वो व्यक्ति केंद्रित हो गई। आरजेडी को तो बहुत ही मौका था एक तरह से एक मूवमेंट की पार्टी बनने के लिए, एक क्रांति लाकर वो बनी थी, लेकिन वो भी एक परिवार केंद्रित पार्टी बन गई। ये तो जिस दिन जेडी से आरजेडी बनी उसी दिन तय हो गया था कि उसका भविष्य क्या है। बिल्कुल। पुष्पमित्र जी, आपका क्या सोचना है नीतीश कुमार के और जेडीयू के, एक्चुअली नीतीश कुमार से ज्यादा जेडीयू के पॉलिटिकल फ्यूचर पर? पोस्ट नीतीश कुमार सिनेरियो क्या है? अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार के बाद जो लोग अभी वहाँ मुख्य धारा में हैं, वो लोग बहुत प्रभावशाली नहीं, वो लोग मैनेजर किस्म के लोग हैं और उनकी छवि बहुत खराब है आम लोगों में। तो उनमें से कोई आगे आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है, और कोई नया व्यक्ति आगे आएगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर को बीच में जरूर नीतीश कुमार ने कोशिश की थी कि वो उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर सकें, लेकिन वो बात बनी नहीं। पार्टी के अंदर के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया। तो अभी नीतीश कुमार के बाद जदयू में क्या है, जदयू क्या रहेगा, हो सकता है नीतीश कुमार के बाद जदयू ही खत्म हो जाए, क्योंकि पूरा भार उनकी ही छवि पर है। उनका न कार्यकर्ताओं का कोई संगठन है, ना और इस तरह का कोई बैकअप है उनके पास, ना कोई चेहरा और है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी खत्म हो जाए। अच्छा, एक आखिरी चीज, ये रामविलास पासवान जी का निधन हुआ 8 अक्टूबर को। एलजेपी की और चिराग पासवान की राजनीतिक संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं पुष्पमित्र जी?
देखिए, रामविलास पासवान जी का जिस मौके पर निधन हुआ है, तो ये जरूर है कि उनके जितने समर्थक हैं और जो इफ एंड बट की स्थिति में रहे थे, वो सब एकजुट हो जाएंगे उनके चिराग के पक्ष में। लेकिन उनके समर्थक उनके जाति के ही लोग ज्यादातर हैं, तो वो उनको उसका भरपूर लाभ जरूर मिलेगा। बाकी अक्रॉस द पार्टी या अक्रॉस द कास्ट इनका लाभ मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान इस बार क्या करते हैं, कैसे प्रदर्शन करते हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि अब उनको एस्टेब्लिश्ड होना है उस ढंग से कि बिहार में सीएम कैंडिडेट के रूप में भी उनकी छवि बने। तो वो इस बार के परफॉर्मेंस पर समझ में आएगा और ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर वो कुछ 20-25 सीटें ले आए तो एक अच्छी अलग पहचान उनकी बन सकती है। वो हरियाणा की तरह सोच रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा मौका वहां बन जाए। सौरभ भाई, एक हमेशा कहा गया था कि रामविलास पासवान जो एक तरह से है वो पॉलिटिकल सर्वाइवर है, लेकिन एक तरह से उन्होंने कभी अपना उस तरह का मास बेस नहीं बनाया। मुझे लगता है उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2005 में रहा जब उनको 29 सीटें आई, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे लगातार या तो उनका परफॉर्मेंस घटा है, परसेंटेज वोट्स भी कम हुए हैं। और एक बड़ा अच्छा विश्लेषण यही राजनीतिक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, उनका कहना था कि अगर समझ लीजिए पासवान का जो समाज है वो एक तरह से रामविलास जी का जो को अपना नंबर 1 नेता मानते थे, वो चिराग के साथ जुट जाते हैं। लेकिन महादलित जो है वो जेडीयू के साथ आ गए हैं, जितिन राम मांझी को सीटें दी गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि रामविलास पासवान दलितों के नेता बने, वो एक सब कास्ट के एक तरह से नेता बने। हाँ, वो पूरे बिहार में फैले हुए थे, इस वजह से उनको उनकी एक छवि बनी थी। लेकिन ये कहना कि वो एक तरह से गेम चेंजर बन सकते हैं या एक्स फैक्टर है, ये मुझे लगता है ज्यादा होगा इस समय। हालांकि चिराग प्रूव कर सकते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के नेता बने, न केवल दलितों के नेता। मैंने जब पासवान जी और चिराग का इंटरव्यू किया था, रामविलास जी ने ये कहा था, मुझे लगता है वो उनका शायद आखिरी इंटरव्यू था कुछ हफ्तों पहले, और उन्होंने ये कहा था कि चिराग को आप दलित नेता मत मानिए, वो युवाओं के नेता है। तो ये जो तस्वीर उनका पूरा असर्शन यही है एक्चुअली। और देखिए वो इतना आसान नहीं है, वो आसान एक चुनाव में करवाना वो आसान नहीं होगा मुझे लगता है। और एक स्लोगन बड़ा अच्छा बना, मैंने सुना, आपने देखा होगा पटना में कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब ये मैंने राजस्थान वाला रेप्लिकेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल राजस्थान वाला। पर राजस्थान में बीजेपी के वर्कर्स कह रहे थे वसुंधरा मोदी तुझसे बैर नहीं, नहीं बीजेपी के वर्कर से ज्यादा वो कार्यकर्ता सॉरी वोटर कह रहे थे। चलिए, वोटर कह रहे थे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह रहे थे। हाँ, चलिए पुष्पमित्र जी, आप इस बातचीत से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी किताब रुकतापुर जो सार्थक पब्लिकेशन से आई है, एक बहुत जरूरी रीडिंग है। राजदीप जी, आप हिंदी में किताबें कम पढ़ते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। सर, थोड़ा समय लगता है हिंदी में पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ। आज मेरी कॉलम भी भास्कर में आई, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कॉलम उसी भास्कर में आती है और हिंदुस्तान टाइम्स में आती है। हिंदुस्तान टाइम्स की कॉलम में मुश्किल से मुझे 10 लोग रिप्लाई करते हैं, भास्कर की कॉलम में 100 से ज्यादा लोग उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ये फर्क है। थोड़ा आप मराठी में भी लिखना शुरू करिए। ये कॉलम मराठी में भी ट्रांसलेट होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, देखिए, भारतीय भाषाओं में ही ज्ञान का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हो। और दूसरी चीज, भारतीय भाषाओं में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पुष्पमित्र की किताब उसका उदाहरण है। जरूरत ये है कि ये जो आप लोग हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक ऊंचे एक वो जो आभा मंडल वाला पूरा सर्कल है जहाँ, हाँ, वहां पर इन किताबों की चर्चा होनी जरूरी है। सर, आप नहीं जानते, जब मराठी में बुक फेयर्स होते हैं, जितने लोग वहां पहुंचते हैं, या बंगाली में होते हैं, आप जानते होंगे कोलकाता बुक फेस्टिवल में जितने लोग वहां पहुंचते हैं, उसका कोई अंग्रेजी लिटरेचर फेस्टिवल में कंपैरिजन अच्छी बात है। और राजदीप जी, उसका सीधा संबंध उस महाराष्ट्रियन और बंगाली रेनेसां से है जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ। शिक्षा का उन्नयन, समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, इन सब चीजों का दुर्भाग्य से उत्तर भारत में, यूपी बिहार में वो ना के बराबर हुआ, और उसका परिणाम हम अब भुगत रहे हैं। ये सबसे आपने, ये मुझे बड़ी दुख की बात लगती है। और यही वजह है एक तरह से कि वहां के नेता जो हैं उन पर उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जब आप एक तरह से इस तरह का कल्चरल रेनेसांस होता है, जैसे दलित समुदाय में हुआ, दलित बुक फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में हुआ करते थे,
जो वहां जो लेखक थे, किस तरह की उन्होंने किताबें लिखी है। राजदीप जी, से मूवमेंट समस्या ये है कि हम उत्तर भारत के लोग समझते हैं कि समाज बदलने के लिए सत्ता बदलना काफी है। उसी में हम गुस्सा दिखा के खुश हो जाते हैं, कभी संपूर्ण क्रांति, कभी जनता दल, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस। हमें लगता है कि अब बस टारगेट अचीव, लगातार का कल्चरल वो सब है। दूसरी चीज, हिंदी में मुझे जब मैंने पहली दफा ये जाना तो अजीब भी लगा कि नेशनैलिटी के लिए जातीयता शब्द इस्तेमाल होता है अनुवाद में। तो हमने जाति की फिक्र तो की, जातीयता की फिक्र नहीं की कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है सोसाइटी के तौर पे, है ना। तो भिखारी ठाकुर पे, महेंद्र बिसप, इन सब पे उतना बात नहीं होती है। यूपी में जो चीजें थी भी उनको तज दिया गया या बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट्स के भरोसे छोड़ दिया गया, कलाओं को, उन सब चीजों को। तो जब आपको अपने सांस्कृतिक प्रतीकों पर गौरव नहीं होगा, देखिए महाराष्ट्र का आदमी असर्ट करता है ना अपने आप को, चाहे वो दलित मूवमेंट का व्यक्ति हो, चाहे मराठी आइडेंटिटी का हो या नॉन मराठी का हो, चाहे वो शिवाजी महाराज के साथ हो, चाहे गणपति उत्सव के साथ हो या दूसरे उत्सवों के साथ हो। वही चीज बंगाल में लागू होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। जी नहीं, और इसका राजनीति पर असर हो रहा है, क्योंकि हम आज राजनीति की बात कर रहे हैं। वहां जब चुनाव होते हैं, उस चुनाव पर भी उसका असर कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि वो जो हम मराठी में एक वर्ड है चळवळ, जी मूवमेंट जो होती है, उस मूवमेंट को मैंने कभी नॉर्थ इंडिया में उस तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। बसपा का भी देखिए ना, पार्टी बनती है और उसी पार्टी से आपको लगता है दलित वाकई एक तरह से एम्पावरमेंट हो गई है कि एक सशक्तिकरण जिसे कहते हैं हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत तो वही है जो हमने हाथरस में देखी। वो अगले लेवल पे नहीं ले जा पाए, वो भी फिर एक पार्टी, एक जुट की पार्टी बन गई। पुष्पमित्र जी, आप पूरी बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव में उम्मीद है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नेता नगरी में अगला विषय बंगाल से जुड़ा है, पश्चिम बंगाल से, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया टुडे ग्रुप की वरिष्ठ सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा कोलकाता से जुड़ रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। मनोज्ञा नमस्कार। मनोज्ञा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल बार बार सुर्खियों में लौट रहा है और राजनीतिक हिंसा की वजह से लौट रहा है। पिछले दिनों बीजेपी के एक पार्षद की गोली मारकर हत्या होती है, उसके पहले भी लगातार हत्याएं होती हैं और टीएमसी पर निशाना साधा जाता है। क्या है इस समय ग्राउंड की स्थिति? हिंसा और अहिंसा की लड़ाई है, और दिलचस्प बात यह है कि हर पार्टी कहती है कि अहिंसा के हम पुजारी हैं और हिंसा दूसरी कर रही है, भले ही वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी। और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम आदमी। सड़कें जाम हो रही हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, भले वो भाजपा करे चाहे टीएमसी करे। एपिडेमिक एक्ट सरकार लगाती है तो उन पार्टियों पर लगा देती है जो बंगाल में विरोधी पर है। वहीं दूसरी ओर खुद नेता अपनी ही नगरी में लगातार रैली करते दिखते हैं। लेकिन इन दिनों जो स्थिति है वो, अगर मैं ये कहूँ, वॉलेटाइल है, और इस समय लिटमस टेस्ट है टीएमसी और भाजपा दोनों का। अच्छा, 294 सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल में। 2016 में जब चुनाव हुए थे तो 211 पे टीएमसी आई थी, मतलब सबसे बड़ी विक्ट्री थी उनकी। लेफ्ट ने जब सत्ता गंवाई उसके ठीक पहले के चुनाव में उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री हुई थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये टीएमसी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल टाइट स्पॉट में है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उनकी सीटें 18 पे पहुंच गई, 40% के हल्ले पल्ले हैं, इसलिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। ये इकलौती वजह है उस पॉलिटिकल टकराव की या और भी फैक्टर्स हैं? बंगाल के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। पंचायत चुनाव का रिजल्ट जरूरी नहीं है विधानसभा में दिखे, और विधानसभा का रिजल्ट जरूरी नहीं है लोकसभा में दिखे। लेकिन पिछले 20 वर्षों का जो ट्रेंड रहा है, यानी कि 2004 में जब टीएमसी को 1 सीट मिली थी, उसके बाद 2009 आया जब उन्हें 19 सीट मिली थी, लेकिन उसके बाद उनका राइज शुरू हुआ। और ये राइज ऐसा था कि 2010 में टीएमसी हो या 2011 में उनकी बहुत बड़ी विजय हो। इस बार कुछ उसी तरह के इंगित हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिपीट हो। इस समय लड़ाई इसलिए अलग है क्योंकि उस समय लोग यूनाइटेड थे कि हमें वाम मोर्चा को हटाना है। परिवर्तन, परिवर्तन की लहर नहीं है, इस बार परिवर्तित होने की लहर है। और अगर ऐसा हो रहा है जमीनी स्तर पर, पहला तो 2019 के आंकड़े, अगर 18 सीटें मिली हैं तो बंगाल के एक चेहरे को नहीं मिली हैं, वो भाजपा पर मोदी के चेहरे को वोट मिले हैं।
और एंटी इनकम्बेंसी है। जो लोग भूल जाते हैं कि बंगाल में, उत्तर बंगाल में लोग बहुत परेशान थे तृणमूल कांग्रेस से लगातार, और ये वोट भाजपा की जगह एंटी टीएमसी थे कि हमें टीएमसी को हराना है, इसलिए हम किसी को भी ले आएंगे। 2 सीटें कांग्रेस को भी मिली थी वहां पर। अगर ऐसा होता तो वो सीटें भी भाजपा को मिल जाती, अगर इतनी ही बड़ी लहर होती तो। लहर थी, लहर है, लेकिन ये लहर किस किनारे पहुंचेगी ये देखने वाली बात है। राजदीप, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी देखिए, मुझे, हमने शुरुआत में बिहार की बात की, और बिहार के चुनाव की बात करते हुए एक बार भी आपने जिक्र नहीं किया हिंसा का। अगर यही डिस्कशन 30 साल पहले करते तो हिंसा पर ही केंद्रित होता एक तरह से डिस्कशन। मैंने वो 95 का चुनाव देखा था, जिस तब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिस तरह से उन्होंने पूरे बिहार पर एक तरह से एक फोर्ट्रेस बना दिया था, एक किला बना दिया था। अभी तो पश्चिम बंगाल से आती है हिंसा की खबर। हाँ, अब देखिए, उस जमाने में बिहार में 6 राउंड्स के पोलिंग हुआ करते थे, या कभी कभी 7 भी हुआ करते थे, और बंगाल में 2 या 3 हुआ करते थे। अब बंगाल में 6-7 होते हैं राउंड्स, और बिहार में कम होते हैं। बंगाल हैज बिकम एपिसेंटर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। वो केंद्र बन गया है इस तरह की राजनीतिक हिंसा का। और इसकी एक वजह होती है कि जब भी परिवर्तन की बात होती है, कि किसी एक मजबूत जो शक्ति है जो सत्ता में है, उसका आप परिवर्तन करना चाहते हैं, फिर वो वामपंथी दल थे 10 साल पहले, या आज बात होती है बीजेपी करती है कि हम तख्ता पलट करेंगे, बंगाल में ममता को ध्वस्त करेंगे, हराएंगे। उस एक माहौल में जब परिवर्तन की इस तरह की बात होती है, तब ये टकराव जो होता है वो एक तरह से जो राजनीतिक हिंसा जो होती है वो और भी बढ़ जाती है। एक जमाने में टीएमसी वर्कर्स को मारा जाता था, अब भाजपा कहती है अपने वर्कर्स को। एक ही स्टैटिस्टिक है कि जून महीने से, जब से लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है, 12 या 13 वर्कर्स, 6 बीजेपी के, 5 तृणमूल के और 1 सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, 13 वर्कर। ये कहना कि एक तरफा है, ये भी गलत होगा। बीजेपी के वर्कर्स को टारगेट ज्यादा किया गया है, ये सही है, लेकिन टीएमसी के भी वर्कर्स मरे हैं, क्योंकि टकराव है ना, ये जमीनी टकराव है। ये हमने पंचायत चुनाव में अब तक देखा है, अब ये शायद 8-6-7 महीने रह गए हैं असेंबली इलेक्शंस के। ठीक कह रहे हैं आप। ये परिवर्तन की वजह से है। मनोज्ञा, मेरे 4 सवाल हैं, आप दोनों लोग उसमें जवाब दे सकते हैं। पहला ये है, एक ये जो बार बार बात कही जाती है कि बूथ लेवल पे जिस तरीके का इकोसिस्टम कम्युनिस्ट पार्टियों ने डेवलप कर लिया था कि अगर आप उनके समर्थक नहीं है तो ना राशन कार्ड है, ना कोई सरकारी सुविधा है। एक किस्म की दबंगई थी कि वोट भी आप कितना डाल पाओगे तय नहीं है। कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि वैसा ही मॉडल अब टीएमसी ने बना लिया है। कहाँ वोट गिरेगा, कितना गिरेगा, पंचायत चुनाव में जिस तरह की निर्लज्ज सरकारी संरक्षण की हिंसा होती है, ये आरोप लगता है। और दूसरी बात कही जाती है कि जो टीएमसी वाले एलिमेंट, जो लेफ्ट वाले एलिमेंट थे, वही टीएमसी में आ गए हैं, लॉक स्टॉक एंड बैरल, और उनको संरक्षण मिल गया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट मनोज्ञा? नंबर 1, लोग वही हैं, रंग बदला है। रंग कोई भी वो लोग वही रहेंगे। जवाब पहला ये। दूसरा, हिंसा पहले भी होती थी, ये हिंसा नई नहीं है। 2000 के पहले भी, मैंने 2004 का चुनाव जब कवर किया था, मिदनापुर के एक गांव में हम कवर कर रहे थे। मैंने एक लेडी को माइक बढ़ाकर पूछा कि आप कितना परेशान है, क्या है। वो जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, बगल से एक बंदा निकला साइकिल पर, उसने 2 बार घंटी बजाई और वो लेडी रूम बंद करके, अपना घर, मिट्टी का मकान का दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली गई। हम घर का दरवाजा पीटते रह गए, उसने दरवाजा नहीं खोला। बोलती आप चले जाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आप ये सोचिए, आतंक का चेहरा कुछ था ही नहीं, एक अदृश्य चेहरा। जो एक बंदा साइकिल लेकर चला जाता है, 2 बार घंटी बजाता है, इसका मतलब है घर के अंदर चले जाओ। यही हालत अभी है, लेकिन अब फोन में कैमरा है, अब सोशल मीडिया है, और हर आदमी के हाथ में ताकत है कि हमारे साथ इस गांव में ये हुआ, उसको पोस्ट कर देने का, और सरकार उस पर सफाई देती फिरती है, ना कि जनता। ऐसा पहले नहीं था। लेफ्ट में अगर कोई जोनल कमेटी मेंबर है, या सेंट्रल कमेटी मेंबर है, या कोई पंचायत लेवल का मेंबर है, तो उसका वो दखल था कि अगर उसने कह दिया तो पार्टी का हर आदमी मानेगा। टीएमसी में ऐसा नहीं है, न भाजपा में ऐसा है। अगर एक व्यक्ति को, राहुल सिन्हा को अगर एक कमेटी से निकाला जाता है, तो वो बाहर आके कहते हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई। तृणमूल कांग्रेस में अगर किसी एक व्यक्ति को दूसरी पार्टी में
बुला लिया जाता है तो वो कह देता है कि दीदी ने ये किया। अर्जुन सिंह दूसरी पार्टी में जाके सांसद बन जाते हैं और खुद ही वापस आकर अपनी ही मदर पार्टी को वापस से गालियां दे रहे हैं। ये अब संभव है, ये लेफ्ट में संभव नहीं था। और आज भी जो वाम मोर्चा के समर्थक हैं वो ऐसा असली काडर जो है वो वोट नहीं खिसकता है। चलिए, तो मेरा अगला सवाल यही है कि इस चीज पर बहुत बात हुई कि द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, कि केरल में इट्स लेफ्ट वर्सेस आरएसएस, उसकी जमीन तैयार हो रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में आते ही लेफ्ट और भाजपा के बीच एक बड़ा कमाल का अद्भुत टैक्टिकल अलायंस बिना कुछ बोले नजर आता है। ये सही है क्या? लोकसभा चुनाव में भी ये चीज देखी गई? मैं बोलूं कि राजीव सर? जी जी, मनोज, या पहले आप बोलिए पहले। ऐसा नहीं है, दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये भले ही एक ऐड की लाइन हो, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं बंगाल की राजनीति की, लेफ्ट का वोटर कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं करता है, इसीलिए 2016 का अलायंस फेल हुआ। अगर ऐसा होता, कांग्रेस का वोट अगर लेफ्ट को चला गया होता, कांग्रेस वाले बड़े साफ कहते हैं कि जिस लेफ्ट ने हमें 35 साल मारा है, हम उसे वोट कैसे दे दें। यही बात लेफ्ट किसी और के लिए नहीं कह सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए कह सकता है, क्योंकि उन्हें हटाकर लेफ्ट सत्ता में आई थी। लेकिन इस समय जो राजनीति है उसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर यह है कि लोग दीदी से नाराज हो सकते हैं या दीदी से नहीं भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से जमीनी स्तर पर उनके नेताओं और उनके लोकल चेहरों की वजह से नाराज हैं। लेफ्ट और कांग्रेस में चेहरे नहीं हैं, जो थे वो अब या तो नहीं रहे या पार्टी छोड़कर चले गए हैं। जब ग्राउंड में आपके पास पेड़ पे कुछ नहीं रहा तो सिर्फ जड़ के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन एक सेकंड राजदीप, एक सेकंड मनोज, मेरा सवाल यही था कि ये जो लेफ्ट के लोग हैं वो क्या टेक्निकली बीजेपी की तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि उनको खुन्नस टीएमसी से है? सवाल ये था। लोकसभा में ऐसा सपोर्टिव देखा गया था कि जहां लेफ्ट का वोट मैच्योर नहीं कर रहा था उनके केंद्र में, वहां वो शिफ्ट हुआ है। लेकिन विधानसभा के चुनाव अलग होंगे, क्योंकि विधानसभा में चुनाव जमीनी स्तर और लोकल मुद्दों पर जीते जाएंगे और कई बार चेहरे भी देखे जाएंगे। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर इंडिपेंडेंट या लेफ्ट आपको जीतते हुए नजर आएंगे और हो सकता है भाजपा का वोट भी स्विप ऑन करके कहीं और चला जाए। ये संभव है। मतलब सबका घोषित उद्देश्य टीएमसी हराव रहेगा। राजदीप, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, मैं इसी से जोड़कर कहना चाहता था। आप देखिए ना, लेफ्ट का वोट देखिए 2016 के असेंबली इलेक्शंस और देखिए उसी लेफ्ट का वोट जो 2019 के लोकसभा में है, बहुत फर्क है। वहां अगर जब विधानसभा होता है लेफ्ट को 25, 26, 27% तक आए हैं और जैसे ही लोकसभा आया वो सिंगल डिजिट में आने की एक नौबत आ गई लेफ्ट को, जो हमें 10 साल पहले किसी को समझ भी नहीं आ सकता था कि लेफ्ट जैसी बड़ी पार्टी वेस्ट बंगाल में सिंगल डिजिट परसेंटेज में आ सकती है। यानी जो वोटर था उसने टैक्टिकल वोटिंग की, या जैसे मनोज्ञा कह रही है, अगर लोकल फैक्टर है जहां आपका कोई इंडिविजुअल लीडर है जिसकी उस जगह में पकड़ है, उसके लिए आप वोट अभी भी देते हैं। देखिए, ममता बनर्जी को क्या लगता है, अभी भी उनको लगता है कि क्योंकि सभी जो विपक्षी है उनको एक तरह से केंद्रित कर रहे हैं, एंटी ममता, फिर वो लेफ्ट हो या कांग्रेस भी हो। अधीर रंजन चौधरी भी बंगाल में जाकर भाजपा की बात नहीं करते, वहां जाकर वो ममता को टारगेट करते हैं। दिल्ली में भले ही वो भाजपा को लोकसभा में बैठकर टारगेट करें, जैसे ही बंगाल जाते वो ममता को टारगेट करते। तो ममता को उम्मीद है कि एंटी ममता वोट जो है वो जितना स्प्लिट हो जाए, जितना बिखराव उसमें आ जाए एक लोकल इलेक्शन में, उस वजह से शायद ममता को अभी भी लगता है, ममता दी को अभी भी लगता है कि उनको एक तरह से एडवांटेज है। और यही तो भारतीय इलेक्शंस की बड़ी अद्भुत बात है कि वही वोटर जो 2019 में हरियाणा में देखिए नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को करीब 58% वोट मिलता है, जैसे ही 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव आते हैं वो करीब 20-23% वोट घट जाता है। यानी वही वोटर वहां या तो लोकल पार्टी को वोट देता है या कांग्रेस को वोट दे देता है। तो ये हमें देखना होगा कि बंगाल में ये कितना टैक्टिकल वोटिंग इस बार होता है, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। तीसरा सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि जब ममता की आमद हुई उसके पहले हमने देखा कि जो एक सो कॉल्ड भद्र लोग है या जो एक एकेडमिक वर्ल्ड है, कल्चरल वर्ल्ड है, वहां पे उसका रेजोनेंस दिखने लगा था। पीपल वर नॉट हैप्पी विद लेफ्ट के तौर तरीके, खासतौर पे
सिंगूर, नंदीग्राम, इन सब के कंटेक्स्ट में क्या शहरी भद्र लोग ममता बनर्जी और उनके पॉलिटिकल तौर तरीकों से नाराज नजर आ रहा है? मनोज्ञा? हाँ, नाराज है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। यहाँ तक कि अगर आप किसी को नॉर्मल कॉल पे बात करेंगे तो कहेंगे बाद में बात करते हैं, और हो सकता है चुप चुप के सिग्नल, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे बात करें, या कहेंगे यहाँ मिलने आ जाइए, बात कर लेंगे। दिक्कत है दीदी, कई मामलों में अहिष्णु कहते हैं, वो असहिष्णुता उसका एक एग्जाम्पल बन जाती है। कई बातें सुनकर सॉर्ट आउट करके खत्म की जा सकती हैं जो कि नहीं होती हैं। अगर कोई विरोधी मार्च कर रहा है तो उसके लिए नवान्नों को बंद कर कोई संदेश देने की जगह गलत संदेश भी जा सकता है, ये भी एक नेता को सोचना होगा। जिस तरीके से लाठी चली बीजेपी के वर्कर्स पे, वो वीडियो सब वायरल है, पूरी तरह पुलिस पीट रही है। पीटना नई बात नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई अगर प्रोटेस्टर है तो अगर भाजपा की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा तो उसको भाजपा की पुलिस भी पीटेगी यूपी में, ऐसा होगा। मनोज्ञा, हम तब भी सवाल उठाएंगे, हमारा काम इसको लेजिटिमाइज करना नहीं है। पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स को अगर कोई पुलिस लाठी चला रही है या प्रोटेस्टर्स पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में जब सबको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है तो पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उतना ही अधिकार है, वो किसी राज्य की पुलिस हो। लेकिन जब मुद्दों की बात आ रही है तो उन मुद्दों पर उस नेता ने उस मुद्दे का जवाब कैसे दिया, ये दिलचस्प बात होती है, और ये ही राजनीति और रणनीति बनती है। नहीं सौरभ जी, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि भद्र लोग जो होते हैं, जो बंगाली मिडिल क्लास जो होता है, वो किस दिशा में जा रहा है। मैं एक घटना आपको कहता हूँ। पिछले साल मैं सागरिका के साथ गया था बंगाल चुनाव के टाइम पे, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक स्टोरी कर रही थी इसी पर कि बंगाली मिडिल क्लास जो है अर्बन कलकत्ता का किस दिशा में जा रहा है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से नाम लिए जो एक तरह से भाजपा के समर्थक है, उनको फोन किया। उन्होंने सभी ने कहा यस वी आर बीजेपी सपोर्टर्स, वी विल वोट फॉर बीजेपी, हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन उन्होंने कहा हमारा नाम मत लीजिए। यानी एक तरह से आप भाजपा, ये एक तरह से जो दक्षिण कलकत्ता, साउथ कलकत्ता के जो भद्र लोग हैं, वो एक जमाने में आप कहते थे ट्रेंडी लेफ्ट, फैशनेबल लेफ्ट, यानी वामपंथियों से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक समय एक फैशनेबल था कि बंगाल जो है वो एक आखिरी कम्युनिस्ट बेस्टियन रहा है। तब कई भद्र लोग जो थे लेफ्ट के साथ जुड़े हुए थे। आप टॉलीगंज क्लब जाते थे, कैलकाटा क्लब जाते थे, वहां आप जिन और टॉनिक पीते थे, लेकिन आप लेफ्ट थे, लेफ्ट के साथ जुड़े। वो राजनीति वो सहूलियत का लेफ्ट था कि पावर सेंटर के करीब रहना है। देखिए, आप उससे जो भी कहे, सहूलियत का लेफ्ट कहिए, जो भी कहिए, अब उनमें से कई लोग जो है अब भाजपा के साथ गए हैं। यानी पूरी उन्होंने एक तरह से राइट, लेफ्ट से वो राइट चले गए, लेकिन वो जनता के सामने ये नहीं बताना चाहते हैं, खास करके क्योंकि ममता अभी भी मुख्यमंत्री है। शायद अगर कल भाजपा की सरकार कलकत्ता में बने तो वो खुलकर कहेंगे हाँ हम भाजपा से जुड़े हुए, लेकिन आज भी कई लोग हैं जो सीधे सीधे डरे हुए हैं। शायद डर का भी एक माहौल है। अब आप बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई बिजनेस में हो, तो आप शायद ओपनली नहीं कहना चाहते कि मैं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूं। आप एक देखिए ना, मैं एक ये पत्रकारिता की बात है। अब आप टेलीग्राफ को देखिए, कलकत्ता में रोज टेलीग्राफ अखबार जो अंग्रेजी नंबर है, रोज एक तरह से मोदी सरकार की आलोचना करता है, लेकिन वो एक एबीपी ग्रुप से जुड़ा हुआ है जहां उनका हिंदी चैनल दिल्ली में बसा हुआ है। क्या वो चैनल मोदी जी की उस तरह से आलोचना कर सकता है? राजनीति इसमें एक चीज और है, राजनीति इसमें एक चीज और है। वो चीज ये है कि जो टेलीग्राफ अखबार नरेंद्र मोदी की नीतियों की धज्जियां उड़ाता है जी, वही टेलीग्राफ अखबार ममता बनर्जी की नीतियों की धज्जियां उड़ाते वक्त उसके नक्शे कहाँ चले जाते हैं। एक सवाल ये भी उठता है, और वो भी जायज सवाल है कि जो कोलकाता में बैठा है वो कोलकाता के पावर सेंटर को सर्व कर रहा है, जो दिल्ली में बैठा है वो दिल्ली के पावर सेंटर को सर्व कर रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा ना, जो भद्र लोग हैं वो ओपनली क्यों नहीं आते आज और कहते कि हाँ हम भाजपा से जुड़े हुए हैं? क्योंकि एक डर का माहौल है, आप नहीं कहना चाहते। लेकिन पिछले चुनाव में, और मनोज्ञा शायद मुझे करेक्ट कर सकती है, कलकत्ता के सभी सीटें जो थी तृणमूल ने जीती। यानी एक तरह से अगर तृणमूल की सीटें बची वो शहरी इलाकों में तृणमूल जीती थी। सही है गलत है
ये मनोज्ञा। सही है, लेकिन इसका श्रेय भाजपा को जाता है टीएमसी को जिताने के लिए। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बस्ट टूटा और वो जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ उसकी वजह से, या टिकट वितरण गलत हुआ? वो उसका इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि वो सबको पता है कि उसके पीछे की सच्चाई क्या थी। जी। लेकिन इम्पैक्ट हुआ कि हिंदी भाषी इलाकों में भाजपा ने बांग्ला बोलने वाले कैंडिडेट्स दिए और बंगाली की जगह पर एक उत्तर दिनाजपुर के दक्षिण भारत में, दक्षिण बंगाल में किसी कैंडिडेट्स की नाराजगी भाजपा टिकट में वितरण। काम ही नहीं किया। अच्छा, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये उसका सवाल हो जाएगा क्योंकि सीट उन्हीं के खाते में है। जी जी, अगला सवाल जो टीएमसी उठा रही है और बीजेपी उससे बच रही है, ममता वर्सेस हु? मनोज्ञा। सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर आप एक खाली ब्लैंक रख देते हैं, फिल इन द ब्लैंक करके, तो आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें एक तस्वीर बना देंगे तो आपकी जीतने की संभावनाएं -10 हो जाएंगी। बातें भले ही चल रही हो कि सौरभ गांगुली को ले आएंगे या किसी और को ले आएंगे या हमारे परिषद दल से ही हम लोग चुनेंगे नेता, ये बात सब जानते हैं कि टीएमसी की सरकार से अधिकतर जनता परेशान है, कमोबेश कई कारणों से। नेताओं से मनोज्ञा ये कहा जा रहा है, एक मिनट, क्या लेकिन चेहरा नहीं है। मनोज्ञा ये कहा जा रहा है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है, क्या ये सही है कि किसी धर्म से, हिंदू राजदीप जी, राजदीप जी मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरी पिछले दिनों बीजेपी और टीएमसी दोनों के सबसे बड़े रणनीतिकारों से लंबी बातचीत हुई है। हाँ। और बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रही है। बीजेपी का बहुत स्पष्ट कहना है कि जनादेश ममता बनर्जी के खराब प्रशासन पर मांगा जाएगा। जैसे यूपी में उन्होंने कोई चेहरा आगे नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए केंद्र में हम ये चीजें कर रहे हैं, वो बाकायदा गिना रहे हैं, कास्ट अरिथमेटिक बहुत दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 1%, 2%, 3% वाले लोग टीएमसी के नाराज धड़े को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी टेस्टेड रणनीति है। चेहरा कोई नहीं दे रहे क्योंकि उनका ये कहना है कि तब उस चेहरे पर फोकस हो जाएगा। चेहरे की प्लस होते हैं तो माइनस भी, और दूसरा हमारी पार्टी में भी तो बहुत सारे गुट हैं, बाकी गुट नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन जो टीएमसी के रणनीतिकार है, आपके पुराने दोस्त प्रशांत किशोर, उन्होंने हमेशा कहा है कि जो चुनाव होते हैं आजकल प्रेसिडेंशियल स्टाइल होते हैं, कि जो वोटर होता है वो कहता है मुख्यमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे केजरीवाल ने 2015 में कहा था केजरीवाल बनाम कौन, इसी तरह से ममता बनर्जी भी, अगर आप कह रहे हैं या मनोज्ञा जो कह रही है कि भाजपा किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, तो ममता बनर्जी का साफ ये एजेंडा होगा, ममता बनाम कौन, आपके पास कौन है। बीजेपी भी यही चाहती है कि सारा डिस्कशन ममता की रूल पर हो, ममता बनर्जी ने क्या किया इस पर हो। सर मैं ये आपकी बात सही अपनी जगह है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, क्योंकि मनोज्ञा ने सौरभ गांगुली का नाम लिया। अब कुछ महीनों पहले जब सौरभ गांगुली पहली बार बीसीसीआई के अध्यक्ष बने और जय शाह, अमित शाह के बेटे वहां के सेक्रेटरी बने, तो मैंने तो सौरभ दादा से पूछा कोई डील है क्या कि आप दोनों यहाँ अब क्रिकेट में हैं, उसके बाद अमित शाह से आपकी बात हुई है, क्या आप अपने आप को एक तरह से दीदी के सामने एक चेहरे की तरह प्रोजेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा क्यों मरवा रहे हो मुझे, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष हूँ। लेकिन साथ साथ फिर पूछा व्हाट यू थिंक, क्या आपको लगता है कि भाजपा ममता को हरा सकती है? तो मैंने कहा क्यों, अगर हरा सकती है तो आप तैयार है क्या? तो देखिए दादा की दादागिरी जो है वो टीवी पर ठीक है, क्रिकेट पिच पर ठीक है, लेकिन क्या वाकई वो तैयार है? क्योंकि एक बार आप उस राजनीति में पड़ गए, ममता बनाम सौरभ, तो फिर वो एक तरह से एक बहुत रिस्की सिचुएशन है। वो एक तरह से एक बाउंसर है, और सौरभ गांगुली बाउंसर अच्छा नहीं खेलते थे, वो हाफ वॉली को कवर ड्राइव बड़ा अच्छा मारते थे, तो वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी आपने कही और मनोज्ञा ने कही भाजपा की, ये रिस्की स्ट्रेटेजी है। इसमें एक रिस्क भी है ना कि ममता को आपने एक मौका दे दिया है कहने के लिए कि आखिर में वोटर किसके साथ किसका लगाव है। अगर वोटर का ममता के साथ लगाव है और दूसरी तरफ कोई नहीं है तो एक एडवांटेज भी है। पर आपकी बात सही है, भाजपा चाहती है कि ये चुनाव ममता के गवर्नेंस पर बने, ममता के गवर्नेंस पर बने। तो एक सवाल जो सब भूल रहे हैं वो ये है कि इस बार लड़ाई सिर्फ प्रशासन की नहीं है, इस बार लड़ाई धर्म पर है बंगाल में।
आखिरी सवाल वही था, सीए एनआरसी हुआ है जब पूरा देश में भी राइट्स हुए हैं तो बंगाल में राइट्स नहीं हुए हैं। बंगाल का फैब्रिक, मैं कहती हूँ, मेरा एक अंदाज है कहने का कि बंगाल इज सिल्क, रेस्ट ऑफ द कंट्री माइट बी कॉटन। इसको आप हर पानी हर साबुन से नहीं धो सकते हैं। लेकिन इस बार आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से साबुन से और धो रही है, और जिसमें पानी की सप्लाई कभी कभी खुद ममता बनर्जी अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी सामान्य गलतियों को, त्रुटियों को बड़ा करके कर देती हैं, जैसे 5 अगस्त जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास था, उन्होंने उस दिन बंद बुला दिया और उसके बाद उस तारीख को चेंज भी नहीं किया। और इसकी नाराजगी किस स्तर तक गई है इसका अंदाजा नहीं है। मारवाड़ियों की राखी अगर 23 तारीख को थी तो पहले उस दिन बंद बुलाया, फिर डेट वापस की, फिर गणेश चतुर्थी वैसे ही डेट चेंज हुई। अमूमन ऐसे हिंदू त्योहारों के साथ हुआ जिसकी नाराजगी जमीनी स्तर तक गई। अब हुआ ये है कि जो बात आपने, जरूरी नहीं है कि आपने ऐसा इंटेंशनली कहा हो, लेकिन वो हो गई, हुई इस ढंग से कि उसको प्रेजेंट करने में सोशल मीडिया और भाजपा के डिजिटल आर्मी तो पीछे नहीं रहेगी। उसको वैसे ही पकवान बना के सर्व कर दिया गया है, जमीनी स्तर तक जा चुका है। और इस बार भी रायट, जब अभी मारपीट हुई, उसमें एक सरदार की पगड़ी खोलने का वीडियो वायरल हो गया। अब पुलिस ने, हावड़ा पुलिस ने इस तरह से पीटा कि सरदार की पगड़ी खुल गई। वो संभालता रहा, उसने रिक्वेस्ट की कि इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और वो नहीं हुआ। अब ये दूसरे स्तर पर जा रहा है जिसका खामियाजा भाजपा टीएमसी और जिसका फायदा भाजपा टीएमसी दोनों को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है इस चुनाव की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक डिवाइड हुआ है। और कई लोग मुझे कहते हैं जनवरी के बाद आप देखिएगा जैसे चुनाव नजदीक आते हैं धीरे धीरे छुटपुट घटना या कोई बड़ी इस तरह की इसकी घटना हो सकती है जिससे सांप्रदायिक तनाव और भी बढ़ जाए। यानी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। आज जब कहा जाता है मायावती ने दलित वोट बैंक किया, मुलायम ने यादव वोट बैंक किया, सच्चाई ये है कि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक की राजनीति होने जा रही है और ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। बिकॉज देखिए कई लोग ये नहीं जानते हैं सौरभ भाई मनोगिया कि बंगाल की में 30% से ज्यादा मुसलमान है। आई थिंक द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हम हमेशा बात करते हैं यूपी बिहार की, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन आज परसेंटेज में 28 से 30% तक बंगाल में है। तो ऐसे बड़े तबके को अगर आप एक तरफ वोट बैंक करते हैं और दूसरी तरफ कोशिश करते हैं हिंदू वोट बैंक करने की, तो ये बंगाल की राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक है। और मुझे देखना है, और ये यही तो वामपंथियों ने जो भी आप उन पर आरोप लगाए, ज्योति बासु के राज्य में कम से कम इतने सालों तक इस तरह के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। यानी जो जमीनी हकीकत थी कहीं ना कहीं, या वो लेफ्ट के डर से या आतंक से, लेकिन हुए नहीं। 92-93 के अयोध्या दंगे मुंबई में हुए लेकिन कोलकाता में नहीं हुए। अब क्या हुआ है कि अब तो छोटी कुछ भी घटना हो जाती है, मुहर्रम का प्रोसेशन हो, दुर्गा पूजा हो, कोई घटना हो जाती है, दोनों समुदाय के बीच में दरार बढ़ती जाती है, हिंसा होती है। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है अलॉन्ग विद पॉलिटिकल वायलेंस। और उस पॉलिटिकल वायलेंस के जो पॉलिटिकल नेता, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने एक ट्वीट है कि प्रियांगु पांडे की सिक्योरिटी में तैनात बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचकर उतारना, सड़क पर घसीटकर बर्बर तरीके से पीटना बंगाल पुलिस की बर्बरता दिखाता है। ममता बनर्जी दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इन्हीं पगड़ी वाले सिखों ने बांग्लादेश बनाया था। तो अब एक एक पॉलिटिकल वायलेंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है जिसके लिए somebody use the right term, it's mother of all elections। मनोगिया, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। आप नेता नगरी में हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नेता नगरी में आज का तीसरा विषय तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ा है। कई हिंदी भाषी और उनसे ज्यादा अहिंदी भाषी दर्शकों की ये शिकायत रहती है मीडिया से कि इसमें नॉर्थ का या वेस्ट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहता है। ये शिकायत वाजिब है, लेकिन ललन टॉप बार बार इस चीज को कहता भी है और अपनी प्रतिबद्धता भी जताता है कि हमारे लिए पूरा देश एक है। ये बात सिर्फ नारे में नहीं है, नियत में भी है। तमिलनाडु में कुछ बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं जिनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट, द हिंदू से जुड़े जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। सबसे पहले तो मैं नमस्ते ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो खबर आई कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है पलनीस्वामी, यही अगले चुनाव में एआईएडीएमके का फेस होंगे,
ये क्या बहुत इजी था एआईएडीएमके के लिए इस पॉलिटिकल नतीजे पर पहुंचना, या जो अलग अलग फैक्शन है उनके बीच काफी चर्निंग हुई? तो वैसे तो आप एडीएमके के कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो पन्नीरसेल्वम का और पलनीसामी को जब दो नेता की तरफ हम देखते हैं तो पलनीसामी का सपोर्ट एडीएमके में ज्यादा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पहले से रह चुके हैं और सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो उनके पीछे हैं। लेकिन जब ये 2021 इलेक्शन का मामला खड़ा हुआ तब पन्नीरसेल्वम ने ओपीएस उन्होंने एक सवाल रखा था कि मैंने सिर्फ इसी सरकार में डिप्टी सीएम का पद रखने के लिए मैंने माना था, अगले चुनाव में मेरे को सीएम कैंडिडेट बनाइए करके। लेकिन पलनीसामी ने इसे नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि अभी सरकार में कम से कम 3.5 साल मैं सीएम रह चुका हूं, यदि आप और किसी को सीएम बनाना चाहते हैं अगले इलेक्शन में तो एक सवाल तो खड़े रहेगा, सब अपोजिशन खड़े करेंगे, वो है क्या इस सीएम के ऊपर आपको भरोसा नहीं है करके। तो इसलिए यही उत्तम रहेगा और उचित रहेगा कि जो आपके सीएम है उन्हीं को 2021 में भी आप सीएम कैंडिडेट करके खड़ा करिए। तो इनिशियली पन्नीरसेल्वम ने सोचा कि वो कुछ तो दिक्कत दे सकते हैं और शायद इसको पलट सकते हैं जो सिचुएशन है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमिटी में जब इन्होंने एडीएमके का एग्जीक्यूटिव कमिटी का मीटिंग हुआ था पिछले महीने, उसमें साफ साफ पन्नीरसेल्वम को पता लग गया कि उनको सपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने और एक मामला खड़ा कर दिया कि आपने स्टीयरिंग कमेटी नहीं बनाया पार्टी का। तो उसके बाद दोनों फैक्शंस में एक निर्णय लिया गया कि सीएम कैंडिडेट पन्नीरसेल्वम नहीं रहेंगे, पलनीसामी सीएम कैंडिडेट करके रहेंगे और वो जो स्टीयरिंग कमेटी है उसे बना देंगे एडीएमके में। तो इस करके दोनों ने आपस में मिल जुलाव करके जो रियलिटीज है उसको भी उन्होंने कॉन्शियसली देख के यही तय किया है कि एडीएमके में अभी अगला कैंडिडेट रहेंगे, सीएम कैंडिडेट रहेंगे पलनीसामी। ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा मामला हुआ है अभी, क्योंकि एक कैंडिडेट है तो अच्छा है सीएम पोस्ट के लिए। अच्छा, बिफोर आई कम टू यू राजदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछली बार जब ये पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ था पावर को लेके पोस्ट जयललिता, तब बार बार कहा गया था कि दिल्ली को भी दखल देना पड़ा। बीजेपी नरेंद्र मोदी टुक ग्रेट इंटरेस्ट कि वो ट्रूस हो जाए। क्या इस बार भी उस ट्रूस की जरूरत पड़ी? इस सब के बीच बीजेपी कहाँ फिट होती है? बिकॉज दे आर नॉट अ बिग प्लेयर इन तमिलनाडु का लोकल पॉलिटिक्स। बिल्कुल, पिछली बार जैसे आपने सही कहा, अगस्त 2017 में जब ओपीएस और एडपाडी का जो गठबंधन होके मर्जर हुआ, उसमें तो साफ साफ बीजेपी हाथ था। और ये हमें ओपीएस ने ही बताया। उन्होंने बताया कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको बताया कि आप दोनों फैक्शंस मर्ज हो जाइए और एक यूनाइटेड रह जाइए, तो इसीलिए हमने एडीएमके को अपना फैक्शन को मर्ज किया करके ओपीएस ने उसी समय हमें बताया था। ओके। लेकिन इस बार बीजेपी का हाथ नहीं था। ओपीएस ने ट्राई तो किया कि किसी तरह अमित शाह को रीच आउट करे और उनसे कुछ सलाह ले करके, लेकिन शायद बीजेपी ने उनको एक मैसेज दे दिया कि फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड देन कम टू अस। तो एडीएमके ने फिर अपने आप बात किया, जो यहाँ के सीनियर मिनिस्टर्स थे, सीनियर एडीएमके लीडर्स थे, उन्होंने मीडिएटर प्ले किया। तो वो पन्नीरसेल्वम और पलनीसामी को रियलिटी समझाया उन्होंने कि देखिए अभी कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना है। यदि 7 महीने चुनाव के अभी 7 महीने बचे हुए हैं, इस समय यदि पार्टी स्प्लिट हो जाए तो ये अपोजिशन को लिए केक वॉक हो जाएगा और ऊपर से फिर से एक बार 2 लीव सिंबल जो है पार्टी का सिंबल वो फ्रीज हो सकता है। और इन्होंने दोनों नेता ओपीएस और ईपीएस ने पहले देख चुका है कि सिंबल फ्रीज होने से उसका असर कैसे पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। जब एमजीआर के मौत के बाद जब पार्टी स्प्लिट हुआ और 2 लीव सिंबल फ्रीज हुआ था, तब डीएमके जीत गया उस इलेक्शन में 89 में। तो उसके बाद अभी इन्होंने आरके नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखा कि टीटी दिनकर इंडिपेंडेंट सिंबल में जीत गए थे। लेकिन उसके पहले टीटी दिनकर के जीतने के पहले जो बाय इलेक्शन था जो ईसी ने कैंसिल कर दिया सब्सिक्वेंटली, तो उसमें जब ये लोग अलग अलग चिन्ह पे खड़े हुए थे तो उस समय लग रहा था कि शायद डीएमके को इजीली जीत सकेगा आरके नगर बाय इलेक्शन, उस समय पहले था ऐसा। तो इसीलिए इन्होंने इस बार मान लिया कि यूनिटी अच्छा है और दोनों ने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ओपीएस ने सीएम पोस्ट अभी ईपीएस को दे दिया और एडपाडी पलनीसामी स्टीयरिंग कमेटी बना दिया। राजदीप, यू वांट टू ऐड समथिंग? देखिए 2-3 बातें। एक तो है कि आपने भाजपा के हाथ के बारे में कहा। देखिए कुछ राज्यों में भाजपा का हाथ इतना भारी है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहे वही होता है।
और कुछ राज्यों में थोड़ा कमजोर है, जैसे तमिलनाडु में आखिर में वोट जो होना है वो AIDMK अलायंस वर्सेस DMK अलायंस होना है। AIDM का एक 25-27% फिक्स्ड वोट बैंक है, जिसे अगर बिखराव हो जाए, अगर गुटबाजी हो जाए तो वो कमजोर होता है। और दूसरी तरफ DMK अलायंस है। इसमें बीजेपी बी टीम भी नहीं है, C टीम भी एक तरह से नहीं है, बहुत ही एक छोटा सा प्लेयर है इस पूरे इशू पे। लेकिन सवाल ये है कि जनवरी के महीने में शशिकला जो है, जो एक जमाने में जयललिता के सबसे करीबी मानी जाती थी, उनकी रिहाई की बात हो रही है। और ये सवाल उठता है कि अगर शशिकला आती है तो क्या शशिकला भी AIDMK के साथ जुड़ जाएगी, एक ग्रैंड अलायंस होगा, क्योंकि शशिकला और उनके जो भांजे टीटीवी दिनाकरन वो तो अलग हो गए थे पहले। अब क्या एक ग्रैंड अलायंस होगा और इसमें भाजपा का क्या रोल होगा? क्योंकि एक दिन पहले या आज ही मैंने पढ़ा कि शशिकला के विरोध एक इनकम टैक्स केस की बात हो रही है, एक नए केस की बात। और इसमें बात आती है केंद्र का क्या हाथ है, क्या केंद्र भी दबाव डालेगी शशिकला पर कि आप इस पलनीसामी और पनीरसेल्वम का जो अलायंस है, जो AIDMK की जो पार्टी है, उस पे एक बार फिर आप आ जाइए और एक ग्रैंड अलायंस बनाइए DMK के खिलाफ। क्योंकि साफ है, अगर AIDMK में कोई भी बिखराव होता है, कोई भी फूट होती है, तो उसका एडवांटेज DMK को मिलेगा। शशिकला एक फैक्टर है और तब पता चलेगा कि बीजेपी का असली हाथ क्या है। अभी तक बीजेपी का हाथ पहले शुरुआत में पनीरसेल्वम पर था, फिर वो पलनीसामी पर गया। अब है कि जो भी DMK कांग्रेस को हरा सकता है, हम उसके साथ रहेंगे। तो भाजपा का हाथ है, लेकिन इतना भारी नहीं है जितना अन्य राज्यों में। सुरेश जी, ये दिनाकरन फैक्टर पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ, ये जो फैक्टर है, यदि शशिकला जब जनवरी में बाहर निकलेंगे प्रिजन से, तब यदि वो अपने आप के लिए एक राजनीतिक रोल चाहते हैं, तब क्या होगा? तब जरूर AIDMK में एक जॉइनिंग होगा। क्योंकि दिनकरन जो है, देखिए आप शशिकला और दिनकरन को दो अलग अलग नेता समझिए। तो शशिकला जो है, उनको AIDMK के भीतर सपोर्ट अब भी है। कुछ कुछ मंत्री महोदय अभी भी हैं जो शशिकला को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टी में जो बढ़त हुई थी वो शशिकला के हिसाब, उन्होंने पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिया था, उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिया था, तो इसी वजह से हुआ था। लेकिन शशिकला जो जनता के सामने शशिकला है, वो तो काफी अनपॉपुलर है अभी भी जी। सिर्फ उनका शायद सर्टन सिंपैथी उनको मिलेगा अपने जो तंजावुर बेल्ट, जो कावेरी डेल्टा रीजन है, और जो सदर्न तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु में है, जहां पे उनके कम्युनिटी वाले ज्यादा है, मुक्कड़तूर कम्युनिटी, यानी कि देवर कम्युनिटी करके बोलते हैं। उनमें से थोड़ा सा सपोर्ट सिंपैथी तो शशिकला को है, क्योंकि उनका मानना यही है कि ये जेल इसलिए गए क्योंकि जयललिता के साथ थी, और उस केस में जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में है, A1 यानी कि प्रथम अक्यूज जयललिता थी और A2 सेकंड अक्यूज शशिकला थी। तो इन्होंने जेल इसलिए गया क्योंकि इनका संबंध जयललिता के साथ था। लेकिन दिनकरन का जो रोल है, वो उनके ऊपर भी काफी केस है, अभी भी एक फरार का केस उनके ऊपर अभी भी ट्रायल स्टेज पे अभी भी है। तो दिनकरन एक ऐसे है जिन्होंने अपने आप को जनता के सामने रख के एक ऐसा लीडर उन्होंने का प्रोजेक्शन किया है, जिसके कुछ कुछ युवा है और कुछ यानी कि वो अपने मुक्कड़तूर कम्युनिटी के लोग भी हैं जो दिनकरन को नेता समझते हैं और उनके फॉलोअर्स भी हैं। और पिछले 2019 इलेक्शन में आप देखेंगे तो दिनकरन का AMMK अम्मा मक्कल मुन्नेट्रे कड़गम पार्टी था, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अकेले खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट सिंबल में खड़ा हुआ, लेकिन उनको 5% वोट मिला। और ये 5% कमला हासन के मक्कल निधि मयम से ज्यादा है, और सीमान के नाम तमलर गच्ची से भी ज्यादा है ये 5%। तो ये 5% बहुत क्रूशियल हो जाता है AIDMK के लिए। तो जरूर बीजेपी ने भी, जैसे राजीव सरदार ने बताया, वो यही चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग AIDMK बने, ताकि DMK को इस बार हरा सकेंगे। क्योंकि इस बार यदि DMK जीत जाए तो बीजेपी का ग्रोथ जो है तमिलनाडु में वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा। तो वो नहीं चाहेंगे ये, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग AIDMK चाहेंगे। और कुछ जैसे इन्होंने बोला कि जो इनकम टैक्स के केसेस है उसको सामने रख के शायद प्रेशर दे सकते हैं कि आप AIDMK में जाके अंग रह जाइए। देखिए, देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है, मैं कुछ हद तक आप कह सकते हैं विफल हुई है। एक तो था केरल,
आप जानते होंगे कुछ साल पहले बीजेपी को लगा कि केरल में जरूर 2021 तक हम एक बड़ी शक्ति की तरह से आएंगे, जो इस समय नजर नहीं आता। योगी आदित्यनाथ भी गए थे, अमित शाह ने वहां रैली निकाली थी, कन्नूर मॉडल पर उन्होंने जिस तरह से अपनी एक राजनीति बनाई थी, लेकिन वो असफल रहे हैं वहां। और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। अब कुछ सारा प्लान ए तो बीजेपी का था रजनीकांत को प्रोजेक्ट करना। ये कई सालों से मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट है, और तमिलनाडु चेन्नई में ऐसे बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट बहुत है, बुद्धिजीवी जो कहते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं पहले वाजपेयी जी के साथ जुड़े हुए थे, अब मोदी जी के साथ है, कि हम बीजेपी को मजबूत पार्टी बनाना चाहते हैं। और उनका कहना था कि हम रजनीकांत को प्रोजेक्ट करेंगे, हमें एक चेहरा मिलेगा, एक बार हमें चेहरा मिले हम डीएमके और एआईडीएमके को कॉम्बैट कर सकते हैं। वो प्लान ए नहीं चला, क्योंकि रजनीकांत ने एक दिन कहा हम करेंगे, दूसरे दिन नहीं, अब फिल्मों में ही रहेंगे, तो उन्होंने अपना मन नहीं बनाया। अब ये प्लान बी फिर था पनीर सेल्वम को प्रोजेक्ट करना। जब ये असली लड़ाई जयललिता के बाद हुई थी, तब बीजेपी को लगा हम एक वैक्यूम है, हम उसका फायदा उठाकर पनीर सेल्वम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं चला। अब प्लान सी आ गया, चलो एक एआईडीएमके का पूरा एक अलायंस बन जाए जिसमें हम भी शामिल हो, हम शक्तिशाली हो जाए, डीएमके कांग्रेस को टक्कर दे, शायद एक अलायंस सरकार भी बना पाए तमिलनाडु में। लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति अलग है। आई ऑलवेज से तमिलनाडु इज अ कंट्री ऑफ इट्स ओन, सुरेश, यू नो, दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। ये मैं आपने जिक्र कर दिया सुरेश साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये रजनीकांत और कमल हासन फैक्टर, इससे पहले विजयकांत वाला एक फैक्टर था डीएमडीके, उसकी बात हो रही थी, ये क्या प्रभावी है? क्योंकि ये पहला टेस्ट होगा, पहला इम्तिहान होगा तसल्ली बख्श। देखिए, कमल हासन तो पहले से 2019 इलेक्शन लड़ चुके हैं और उनका 3% वोट मिला। हाँ। जो कि नाम तमलर गच्ची, जो कि बहुत फ्रिंज पार्टी है, उससे भी थोड़ा प्रतिशत कम था उनका वोट शेयर जो है। हाँ। विजयकांत एक अच्छा नेता थे। पहली इलेक्शन में उन्होंने जब लड़ा 2006 में 8% वोट पाया उन्होंने, वोट शेयर, और वो 8% उनका ऐसा वोट आया था कि वो जब डीएमके में करुणानिधि थे और एडीएमके में जयललिता थे, तब उस समय उनको 8% वोट मिला था। और अगले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उस समय 2009 में उन्हें 10% से ज्यादा वोट मिला था। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ गलतियां की, जैसे कि उन्होंने एडीएमके के साथ अलायंस किया, फिर बीजेपी के साथ अलायंस किया, गठबंधन किया, और अभी तो वो 2% पार्टी बन गई है। नहीं तो अभी ये करुणानिधि जयललिता जब नहीं थे, उनका वो जो वैक्यूम जो बोला जाता है उसको फिल करने में वो कामयाब हो सकते थे यदि अपना पॉलिटिक्स सही खेल रहे थे, यदि राजनीति में सही अपना कार्ड्स खेल रहे थे वो, लेकिन वो नहीं किया। रजनीकांत का ऐसा है, वो रजनीकांत का भावना ऐसा है, वो सोच रहे हैं कि हम जब इलेक्शन चुनाव आएगा तब अपना पार्टी लॉन्च करेंगे, 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट डालेंगे और एकदम एनटीआर जैसे 1983 में जीते हम भी जीत जाएंगे। लेकिन अभी तो तमिलनाडु में तो सिनेमा वाले बहुत लोग तो आ चुके हैं राजनीति में, लेकिन रजनीकांत वो मैजिक नहीं कर सकते जो एमजीआर ने किया या एनटीआर ने किया, क्योंकि उन्होंने, आपने पहले भी देख चुके हैं 2004 में रजनीकांत ने बीजेपी एडीएमके अलायंस को सपोर्ट दिया था, ओपन सपोर्ट, लेकिन उस समय डीएमके अलायंस 40 आउट ऑफ 40 सीट जीता तमिलनाडु और पुदुचेरी में मिलकर। तो रजनीकांत का इफेक्ट कहां गया था? लोग बोल रहे हैं कि 96 में रजनीकांत के सपोर्ट से डीएमके और टीएमसी जीता, लेकिन वही रजनीकांत का सपोर्ट 98 में जब कोयम्बतूर ब्लास्ट के बाद उन्होंने डीएमके टीएमसी को सपोर्ट दिया तो वो हार गए, 9 सीट ही जीत पाए उस इलेक्शन में। तो रजनीकांत एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि सारे के सारे लोग को अपने साथ ले चल के एकदम सीएम बन सकते हैं या बीजेपी को हेल्प कर सकते हैं। वो मीडिया की चर्चा के लिए बस बड़ा फैक्टर है सर। ये एमजीआर और एनटीआर जो है ना, ये अलग, ये फिनोमिनन थे, बिल्कुल फिनोमिनन। जो एनटीआर जिस तरह से तेलुगु देशम को पहली बार जिताया 83 में, या जिस तरह से एमजीआर को एक तरह से अन्नादुराई ने तैयार किया एक पोजीशन के लिए, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, उन्होंने एक तैयारी की, एक बड़ी अच्छी किताब, वो लगातार पॉलिटिकल उसमें एक्टिव थे, रैलीज में जाते थे। आप किताबों के शौकीन हैं, किताब जरूर पढ़िएगा, इमेज ट्रैप करके। आई हैव रेड दैट बुक। अच्छा, एमएसएस पांडेयन की जिस तरह से एक तरह से एक एमजीआर की एक पर्सनालिटी बनाई गई ताकि वो राजनीति के लिए तैयार हो, रजनीकांत की उस तरह से नहीं बनी है। और कमल हसन भी अभी भी बिग बॉस करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। देखिए, राजनीति 24 घंटे होती है, राजनीति में एक बार आप आ गए,
आप फिर बिग बॉस नहीं कर सकते और अपने फिल्म नहीं कर सकते, आपको एक तरह से पूरी तरह से आना पड़ेगा। रजनीकांत उसके लिए मुझे नहीं लगता इस समय, सुरेश तो ज्यादा जानते हो कि पूरी तरह से तैयार है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए अगला सवाल, जो सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं डीएमके स्टालिन, क्या है उनकी तैयारी, क्या है अभी उनका ग्राउंड पर असर? अभी तो डीएमके को साफ साफ एडवांटेज उनके साथ है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 50% वोट परसेंटेज तो उनके कैंडिडेट्स ने ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में लिया है, 50 अप टू 50% लिया था। तो डेफिनेटली पिछले 2 साल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि 1 साल में कुछ नहीं हुआ कि जो डीएमके को टोटली अनपॉपुलर बना देंगे। तो वो पॉपुलर है, थोड़े छोटे मोटे इश्यूज है, जैसे उन्होंने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को पार्टी के यूथ विंग प्रेसिडेंट बना दिए, ये बहुत गलत बात थी। इन्होंने थोड़ा वेट करना था, कम से कम 2021 इलेक्शन के बाद करना था ये। लेकिन इससे ऐसा हो गया कि डीएमके फैमिली पार्टी है, पहले करुणानिधि थे, उसके बाद स्टालिन है, और अलगरी आए थे, कनिमोळी आए थे, और अब उदयनिधि स्टालिन भी आ गए। तो ये उनके लिए थोड़ा एक अनपॉपुलर फैक्टर हो गया इस अगले चुनाव में। और वो तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं, आईपैक है उनके पास, प्रशांत किशोर है, और उनके हिसाब से जो एडवाइस दिया जा रहा है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। अभी ये कोरोना का टाइम जो है उसमें उन्होंने वो करके एक प्रोग्राम करके जनता से मिले जुले हुए ऐसे कर रहे हैं। और अलायंस में कितना सीट देना वो भी उसकी तैयारी भी वो अभी कर रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने ज्यादा सीट दे दिया अलायंस को, यहां तक कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो 1% से ज्यादा वोट परसेंट था उनको इन्होंने 2-2 सीट जीत के दे दिया। वो खाता खुल गया उनका, वरना खाता खुलना मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनको 2-2 सीट दिला दिया, एमडीएमके को एक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दे दिया। तो इस बार डीएमके में बात चल रहा है आईपैक के जो इनपुट्स है उसके हिसाब से कि हम इतना सीट नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे कम से कम 20 सीट, उससे ज्यादा नहीं देना है, 15 से 20 सीट ऐसा बातचीत कर रहा है। That's all। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कांग्रेस को उन्होंने 41 सीट दिया और उन्होंने जीता सिर्फ 8। तो आईपैक ने उनको ये एडवाइस दिया है कि आप जितना राइजिंग सन सिंबल में कंटेस्ट करेंगे, आपका और एडीएमके का जब डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है तो एडवांटेज आपको लगेगा, लेकिन आपके अलायंस पार्टीज में इतना जीत नहीं सकेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा जो छोटे मोटे पार्टी के नेता थे, जैसे इंडिया जननायक गच्ची करके एक है यहाँ पे पार्टी, उसमें शायद नेता ही है, कोई कैडर्स भी नहीं है, उनको भी इन्होंने राइजिंग सन सिंबल में कंटेस्ट करके जिता दिए, लोकसभा भेज दिए इन्होंने। तो राइजिंग सन सिंबल पॉपुलर है और पीपल भी चेंज चाहते हैं। ऊपर से एडीएमके के ऊपर एक फैटिग आ गया है, क्योंकि पिछले 9 साल से सरकार बनी हुई है एडीएमके के, उसमें 5 साल और 6 महीने के लिए जयललिता थी, उसके बाद हम सब ने देखा है कैसा चल रहा है सरकार। तो डेफिनेटली वो फैटिग है, तो उस फैटिग का ये एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा, यदि एडीएमके बीजेपी को ड्रॉप कर सकता है और किसी और से अलायंस बना सकता है, तब कैसे पॉलिटिकल रियलिटी उसका इंपैक्ट क्या है वो अब आने वाले महीने में देखेंगे। अच्छा, मेरा ये एक अगला सवाल, इससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है जी, एक ही छोटी सी बात, हम ये नेता नगरी प्रोग्राम छोड़ देते हैं, पत्रकारिता छोड़ देते हैं और आपके दोस्त प्रशांत किशोर की तरह एक आईपैक जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को वो वहां सलाह दे रहे हैं, तमिलनाडु में वो स्टालिन को सलाह दे रहे हैं, कुछ हम भी इसी तरह से सलाहकार बन जाते हैं। ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं और कुछ डीएमके के मेंबर मैंने सुना है बड़े नाराज है, क्योंकि आईपैक ये तो सालों से वहां डीएमके जो सदस्य है उस सालों से वहां बैठे हुए, अब आईपैक के जो नए युवा एक तरह से जो स्ट्रेटेजिस्ट है, अब वो उनको कह रहे हैं चुनाव कैसे लड़ना है। तो हम भी एक ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। सौरभ भाई, राजदीप जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे भाजपा के संगठन मंत्री हो, उन सबसे हमारी उतनी ही मित्रता है और बातचीत जितनी एक पत्रकार की होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अलग अलग करियर आप तलाशते रहते हैं, कभी मुझको बोलते हैं कि जाके फिल्में लिखो, कभी बोलते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट करो। अच्छा सर, सुरेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक समय था जब डीएमके का जो फैमिली टसल है वो बहुत खबरों में रहता था कि मारन फैमिली का कितना से है, फिर अजागिरी की बात होती थी, कनिमोळी की बात होती थी, क्या वो सारे डिस्प्यूट सेटल हो गए हैं? नहीं, अभी तो ज्यादातर तो सेटल हो गया है, क्योंकि अलगरी तो जब करुणानिधि थे तभी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद अलगरी अपना सपोर्ट नहीं बना सकते। जो कुछ भी उनके सपोर्टर्स थे, जो कुछ भी मंत्री, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमपी जो उनके साथ थे,
वो सब अब इस चैलेंज के पीछे आ चुके हैं। मदुरई बेल्ट में भी कोई असर नहीं? मदुरई बेल्ट में भी कुछ बिल्कुल जीरो असर है, अभी जीरो असर है, वो कुछ नहीं कर सके अलगरी अभी। और दूसरी तरफ है आप दयानिधि मारन, वो भी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि उनका अपना पीपल के पास तो सपोर्ट नहीं है, जनता के पास तो सपोर्ट नहीं है। तो जनता के पास पहले आपको सपोर्ट होना चाहिए किसी भी चीज के लिए राजनीति में, तो उन्हें जनता के पास तो उतना सपोर्ट नहीं है, तो वो भी कंप्लीटली स्टालिन को बैक कर रहे हैं। कनिमोली अभी विमेंस विंग सेक्रेटरी बन के और लोकसभा में उनको टिकट दे गया और वो भी तूतुकुड़ी से एमपी बन गई है। लेकिन थोड़ा तो कनिमोली को दिक्कत है कि उनको मन में ऐसा है कि हमें ये मीटी रोल नहीं दे रहे हैं पार्टी में, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब तूतुकुड़ी में जब आपने रिसेंटली देखा होगा एक फादर और सन का जब पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ था, तब वहां पे उदयनिधि स्टालिन चले गए थे, क्योंकि लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी था कनिमोली का, तो ये भी चले गए उनको बताए बिना। तो ऐसा तो टसल है। और जब उदयनिधि स्टालिन को इन्होंने अभी पार्टी में युवक विंग का लीडर बनाया, तो उसमें से थोड़ा तो कनिमोली को भी कुछ मन में ऐसा है कि शायद उदयनिधि हमें ओवरशैडो ना कर दे पार्टी में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग समझते हैं, रियलिटी समझते हैं, यूनिटी का जो मुख्यत्व है उसके समझते हैं, तो इकट्ठा ही रहेंगे। ये देखिए, ये बड़ी दुख भरी बात है। हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया सौरभ कि डीएमके एक मूवमेंट थी, एक वाकई मूवमेंट से आई थी, वो एक फैमिली बिजनेस बन गया है। हालांकि उनके समर्थक हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनकी एक ढांचा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर एंड में जब एक मूवमेंट, एक फैमिली एक तरह से बिजनेस बन जाती है, वो दुख की बात है। क्योंकि इसका मतलब है कोई आउटसाइड द फैमिली कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कल मैं अध्यक्ष बन जाऊं। ये हमने एक तरह से आप कह सकते हैं हर पार्टी में ये दुविधा है, केवल भाजपा में कुछ हद तक नहीं है और लेफ्ट में नहीं है। बाकी जितने राजनीतिक दल है, ये जो फैमिली पार्टीज बन जाती हैं, ये हमारे राजनीति के लिए ये दुख भरी बात है, खास करके जब डीएमके जैसी पार्टी जो बिल्कुल एक मूवमेंट की तरह से आई थी, एक सोशल मूवमेंट की तरह से आई। चलिए सुरेश जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े नेता नगरी में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जनता के सवाल, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राजदीप जी तैयार हैं सवाल सुनने के लिए? बिल्कुल। पहला सवाल गुंजन श्रीवास्तव का। माय वाइफ एंड आई लिव इन शिकागो, वी वॉच नेता नगरी वीकली एज अ सैटरडे मॉर्निंग रिचुअल. This program has changed my beliefs and thinking about a number of political issues. My question to Rajdeep and Saurabh is about the Bihar elections. I completely get that BJP is using LJP to make JDU Nitish weak. I'm pretty sure Nitish knows the approach that BJP is taking here. If so, what can Nitish do to counter the efforts by BJP here, or is it the end of Nitish rule? देखिए, पहला एफर्ट तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने इतना तो करवा दिया कि कम से कम उनको उतनी सीटें मिली जितने भाजपा को मिली है एक तरह से। Yes. तो क्योंकि एक बात ये हो रही थी कि नीतीश जी को और भी कम सीटें मिल सकती है। देखिए, चेहरा अभी भी एक तरह से नीतीश जी हैं और कम से कम उन्होंने इतना तो भाजपा से करवा लिया कि पब्लिकली कह दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये अपने आप में एक तरह से बड़ी बात है। आज की तारीख में अगर कल भाजपा नीतीश जी को किनारे करे तो नीतीश जी जरूर कह सकते हैं कि भाजपा ने मुझे दगा दी है। इसके 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, इससे आगे आपको क्या चाहिए? अब ठीक बात है। गुंजन, अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूं तो नीतीश कुमार के राजनीतिक विकल्प बहुत घट चुके हैं। वो बीजेपी के साथ जाने के बाद एक दफा वापस आरजेडी के पाले में जाने की कोशिशें कर चुके हैं, इनकार हो चुका है। जेडीयू में उनके चुनौती देने वाला उनको कोई नहीं है, लेकिन जो है वो उनकी ताकत में कितना इजाफा कर रहे हैं ये सबके सामने है। नीतीश कुमार इज वेडली डिपेंडेंट ऑन बीजेपी एज ऑफ नाउ। पोस्ट पोल सिनेरियो क्या होगा ये इंटरप्रिटेशनल है, बहुत सारे कहानी, एक छोटी सी कहानी। सितंबर 2018 में, यानी 2019 के करीब 7 महीने पहले, चुनाव के पहले नीतीश जी दिल्ली आए थे या आने वाले थे। वो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे और वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी तैयार हो जाए, एक तरह से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एक अलायंस एक बार फिर बनाने के लिए, और शायद वो नेशनल लेवल पर भी प्रोजेक्ट हो जाए। लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई
और उसके बाद एक तरह से नीतीश जी को पता चला कि अब मेरे विकल्प जो है और भी कम हुए। लालू की भी यही थी। चिंता है, लालू प्रसाद की भी यही चिंता है जब वो कांग्रेस 70 सीटें मांग रही थी कि कांग्रेस कभी भी नीतीश कुमार के साथ जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि तो नीतीश कुमार भी ये संभावना देख रहे हैं, नीतीश कुमार ये संभावना देख रहे हैं कि अगर पोस्ट पोल कोई ऐसा सीन बने कि बीजेपी ट्रबल करे तो लेफ्ट पार्टी प्लस कांग्रेस प्लस नीतीश कुमार। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है वो मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने जो नजदीकियों को कहा है कि अब मेरा नीतीश कुमार में बिल्कुल विश्वास। राजदीप जी, किसने सोचा था कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी एक घाट पे पानी पिएंगे? ये पॉलिटिक्स है। इसके खिलाफ थे, लेकिन राहुल गांधी इसके खिलाफ थे, मैंने सुना है। राहुल गांधी किसके खिलाफ है? वो पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखने के लिए आपको कई फैसले करने पड़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अर्पण जैन का सवाल है, सौरभ सर, if police decided where people protest then they give a place where no media or minister to focus, how democracy safe? देखिए, जो बात मैंने कही वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि किसी भी प्रोटेस्टर को, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या जो सार्वजनिक जगह स्थान है, जैसे शाहीन बाग के केस में उन्होंने कहा कि सड़क पर घेर के बैठ गए, कई प्रदर्शनकारी आरक्षण या दूसरी मांगों को लेकर रेल की पटरी पर बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका अगर एक बड़ा संख्या बल जुटेगा तो वो मीडिया को और दूसरे जो अलग अलग लोग हैं उनको इस नए प्रेशर ग्रुप का नोटिस लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ देर से ले, कितना रचनात्मक है आपका प्रोटेस्ट और कितने ज्यादा लोग उससे जुड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो ट्विटर पर ट्रेंड चलते हैं और मीडिया नोटिस लेता है, आप तो लोगों की बात कर रहे हैं। अगला सवाल ओमकार का है, मुझसे और आपसे दोनों लोगों से, ओमकार दटपे का, कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का फैंडम बहुत बढ़ रहा है और इसका भारत की डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ेगा? आपने मेरा सवाल पहले भी नहीं लिया, आप जरूर लीजिए। आई एम फीलिंग लाइक दैट पुराना रेडियो का होस्ट कि मेरी चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, वो किस बात से डरे हुए हैं, क्या है उनका सवाल? क्वेश्चन टू राजदीप एंड Saurabh ji, do you think that a fandom of PM Modi is increasingly growing in India, and what are the serious repercussions of this on Indian democracy? People tend to ignore the failures of Modi government and blindly follow Narendra Modi, the person himself. You did not include my question since you dismissed the viewers' question segment. फैंडम यानी एक तरह से मोदी जी किस तरह से, उनका ये कहना है कि लोग व्यक्ति नरेंद्र मोदी पर रिझे हुए हैं और उनकी सरकार को उतनी क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है, वाजिब सवाल है। जब डेमोक्रेसी में व्यक्ति पूजा बढ़ती है और जो एक तरह से जो ढांचे होते हैं, तो जो संस्थानें होती हैं, जब वो कमजोर होती है, फिर वो कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या मीडिया हो, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब इसमें मोदी जी का कितना हाथ है, उनके करीबियों का कितना हाथ है, क्या वो एक तरह से कैप्चर करना चाहते हैं इन संस्थाओं पर? ये अगर मैं आज कहूं तो आप मुझे ट्रोल करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा बढ़ती है, तो संस्थाओं का जो ढांचा है वो कमजोर होता जा रहा है, नजर आ रहा है। और ये मुझे लगता है डरावनी बात है। ये मैं मानता हूं कि दिस इज नॉट गुड। चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए हमारे सिस्टम में सभी के लिए। जब जब व्यक्ति पूजा हुई है दुनिया के किसी भी देश में, है ना, तो राज्यों में भी, बंगाल में जो हमने आज बात की, ममता है बंगाल अभी में, ममता बनर्जी है, पहले ज्योति बसु थे, तब भी यही था। एक व्यक्ति या एक पार्टी का अगर बिना किसी चेक्स एंड बैलेंस के अधिकार होता है तो निरंकुशता की आशंका रहती है। अगला सवाल चेतन कुमार कर्ण, एलजेपी बीजेपी नीतीश पर पूछ रहे हैं। सर, हमने पूरा बहुत विस्तार से बात की है। रौनक पारेख का ऑनेस्ट क्वेश्चन है, विदाउट एनी मैलिस, Dear Saurabh, do you feel overshadowed by Rajdeep ji? A lot of times you cut Rajdeep whenever he tries to elaborate or explain any particular topic. Sir, Rajdeep sir, this side से एक मिनट, हमारे पुराने पेपर में हम एक ये देते थे 100 रुपए का प्राइस, तब 100 रुपए बहुत हुआ करते थे। दिन का सबसे अच्छा सवाल कौन सा? आज का 100 रुपए का प्राइस रौनक के लिए। अब आप जवाब। अच्छा, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ललन टॉप वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स इन संवाद। इट्स अ संस्कृत का वर्ड। आइडिया इज कि मैं कुछ बोलूं तो आप सीखें और आप कुछ बोले तो मैं सीखूं। दिस इज नॉट लाइक अ रेगुलर टीवी डिबेट जहां पे अपना पॉइंट असर्ट करना और दूसरे को लगातार कट करना एक बड़ी प्रतिभा मानी जाती है। मोनोलॉग का जमाना नहीं। पहली चीज, कई दफा मुझे राजदीप को रोकना पड़ता है दो वजहों से। एक तो वक्त की कमी है,
क्योंकि जब जब नहीं रोकते तब तक नेता नगरी 2 घंटे 2.5 घंटे का हो जाता है। ओरिजिनली इट वाज अ 1 आवर प्रोग्राम, अभी ये 1 घंटे का तो लास्ट टाइम कब हुआ मुझे याद नहीं। और कई दफा क्या होता है कि दूसरे गेस्ट हैं उनके पॉइंट को भी एकोमोडेट करना होता है, बट वी आर हियर टू लिसन। एक चीज, दूसरी चीज जो आपने ओवर शेडो की बात कही, नो दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। राजदीप इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, मेरी उनसे कई मुद्दों पर बहुत असहमति होती है, गहरी कई मुद्दों पर सहमति, हम यही नेता नगरी में बहस करते हैं, लेकिन जैसा अटल जी कहते हैं मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। और जो अनुभवी लोग हैं उनको सुनना चाहिए, वो किसी भी शाखा के हों। जी देखिए, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ किताबों के बारे में, राजनीति के बारे में। और मैं हमारे सभी दर्शकों को कहता हूँ कि सौरभ ने जो जिस तरह से लल्लन टॉप को बनाया है, आगे बढ़ाया है, मैं व्यक्ति पूजा नहीं कर रहा, उन्होंने जिस तरह की टीम बनाई है, मुझे अच्छा लगता है। जब मैं लल्लन टॉप देखता हूँ मैं कुछ सीखता हूँ, मैं कुछ सुनना, क्योंकि जब मैं एंकर होता हूँ टीवी शो में मैं सीखता बहुत कम हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रामा वहां होता है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों में भिड़ंत होती है, फिर आवाजें ऊपर उठती है, संबित पात्रा एक तरफ, पवन खेड़ा दूसरी तरफ। मैं शायद ड्रामा हो, शायद कभी कभी उसकी रेटिंग भी आ जाती है, लेकिन वो पत्रकारिता के लिए मुझे वो उस तरह का मैं उससे, इट इज नॉट माई स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म। तो सौरभ से मैं सीख रहा हूँ और इसलिए मैं सुनता भी हूँ। मैंने सबसे बड़ी बात नेता नगरी में ये अब जान ली है कि सुनने की आदत थोड़ी ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि मैं बोलना बहुत चाहता हूँ, आजकल मैं सुनता हूँ। चलिए, विशाल मशरू का सवाल है। माय क्वेश्चन इज टू सौरभ, ऑन योर रिकमेंडेशन आई सब्सक्राइब टू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, बट व्हाट आई फाइंड टुडे इज बिजार, देयर वाजंट इवन अ वन लाइन मेंशन ऑफ द ब्रूटैलिटी ऑन बीजेपी एक्टिविस्ट यस्टरडे एट बंगाल। और अगर लेफ्ट ऐसा करता, लेफ्ट को ये फेस करना पड़ता, तो उनका खूब जिक्र होता। क्या आपको लगता है कि अखबार भी बायस होते हैं? यू आर वेरी राइट, एवरी न्यूज़पेपर दे हैव देयर ओन सेट ऑफ इंक्लिनेशंस। आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि यूजुअली मैं जिक्र इंडियन एक्सप्रेस का करता हूं। अगर आप टेलीग्राफ की बात कर रहे हैं तो हमने आज खुद इस बात का जिक्र किया कि टेलीग्राफ जब बीजेपी की धज्जियां उड़ाता है तब जितना आक्रामक दिखता है वो टीएमसी के मामले में क्यों नहीं दिखता है। तो यू आर राइट, योर ऑब्जर्वेशंस आर राइट, इनके भी अपने इंक्लिनेशन होते हैं। अगला सवाल सत्यम सिद्धार्थ का है। माय नेम इज सत्यम सिद्धार्थ फ्रॉम मुंबई, आई एम वाचिंग लल्लन टॉप सिंस इंसेप्शन। एक सवाल है मेरा सौरभ से जो उन्हें राजदीप से पूछना चाहिए। Why is Rajdeep so critical about Shiv Sena and Bala Saheb Thackeray? And please podcast a detailed program on Bala Saheb Thackeray and Shiv Sena. बताइए राजदीप जी, क्या शिव सेना ने आपकी भैंस खोल ली? नहीं, एक तो पहली बात, आई एम नॉट क्रिटिकल ऑफ शिवसेना एंड बाला साहेब ठाकरे। मैं सच्चाई बताऊं कि बाला साहेब ठाकरे मैं समझता हूं अपने जमाने के बड़े नेता थे। आसान नहीं होता किसी कार्टूनिस्ट को इतना बड़ा नेता बनना। उनकी कुछ ठोकशाही की जो राजनीति थी, जो हिंसा की एक तरह से, जिस तरह से उन्होंने कभी कभी प्रोत्साहित किया हिंसा के लिए, उसके मैं सख्त खिलाफ। आप कभी मिले उनसे? कई बार। अच्छा, कभी उनके साथ बैठ के भुने चने और बियर किया? दर्जनों इंटरव्यूज किए हैं, और अभी भी एनडीटीवी में एक प्रोग्राम है 24 घंटे बाला साहब के साथ, जिसमें हम दोनों ने रेड वाइन पी। अपने जब मैं युवा था तब हम साथ साथ बियर पीते थे। 2-3 बार मैंने उनके साथ वार्म बियर, यानी गर्म बियर, एक तरह से वार्म बियर। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये पट्टी नीचे भी चले और दर्शक ये सुन भी ले। लल्लन टॉप किसी भी किस्म के मद्यपान या नशे को प्रमोट नहीं करता है। सर, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे उनकी उम्र गई वो रेड वाइन पर चले गए। लेकिन देखिए, ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फिगर, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर, जो जिस तरह की राजनीति, सन ऑफ द सॉइल, यानी जो रीजनल राजनीति की उन्होंने तब बात की 60 के दशक में, ये अपने आप में बहुत एक तरह से प्रभावित किया बंबई की राजनीति को। लेकिन उनकी ठोकशाही, एक तरह से जिस तरह से एंटी मुस्लिम उन्होंने एक तरह से अपनी एक छवि बना ली थी। हालांकि उनके कई मुस्लिम दोस्त थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। बाला साहेब ठाकरे के कई मुसलमान दोस्त भी हुआ करते थे। और मैं एक आखिरी, in nutshell you are not anti Shiv Sena. I am anti politics of violence. Okay. I am anti politics of violence, politics of divide. जो भी दुश्मनी की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति करता है,
उसके खिलाफ हूँ। जब शिवसेना ने अच्छा काम किया है, विकास, देखिए कई अच्छी चीजें भी शिवसेना ने की है जो कोई भी राजनीतिक दल करता है। और आज मैं देखता हूँ कि आदित्य ठाकरे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जिससे इट्स गुड, व्हाई नॉट, हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। देखिए सत्यम इसमें तब एक लास्ट बात, आज मैं जानता हूँ अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बाला साहब ठाकरे को आप टोक सकते थे, लेकिन अगले दिन वो आपको इंटरव्यू देते थे। ये बात भी है, वो आपको पब्लिक गैदरिंग में मुझे उन्होंने टोका है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो कभी मुझे दुश्मन नहीं मानते थे और वो मेरे फादर के बड़े दोस्त थे, क्योंकि वो क्रिकेट के जमाने के थे और मुंबई की क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। बापू नाडकर्णी, मेरे फादर, अजीत वाडेकर, ये सब एक तरह से बाला साहब ठाकरे उनके बारे में बहुत अच्छी बातें कहते थे। तो और ये भी कहूं, जब मेरे फादर की डेथ हुई, उद्धव ठाकरे वाज अमंग द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो मेरी, देखिए मुंबई से आता हूं मैं, अब वो शिवसेना का वहां एक रीजनल कल्चर तो था। इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। नहीं, लव हेट नहीं करूंगा, लेकिन जब देखिए उसी शिवसेना ने और उसी संजय राउत के भाई ने, मेरे दोस्त निखिल वागले, जब मैं आईबीएन का एडिटर था, आईबीएन लोकमत के ऑफिस को उन्होंने वहां अंदर आकर वहां हिंसा की थी, हमने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए सच्चाई के लिए, और मुझे लगता है हिंसा के खिलाफ मैं लड़ूंगा। चलिए ये देखिए, और एक चीज मैं सत्यम जोड़ना चाहूंगा कि हर आदमी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। राजदीप के भी अपने आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होंगे, वो रिफ्लेक्ट इतने होते हैं नहीं, ये इंटरप्रिटेशनल है। लेकिन किसी भी जर्नलिस्ट को, आई पर्सनली बिलीव, किसी भी पार्टी का एंटी नहीं होना चाहिए और प्रो नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या कि हम उस पोजीशन में होते हैं दोस्त कि हमें पार्टी के अच्छे भी चीजें भी दिख रही हैं और बुरी भी दिख रही हैं, किस तरह के पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो रहे हैं। तो होलियर देन दाऊ वाला अप्रोच तो है ही नहीं। अगला आखिरी सवाल आहान वैद्या का है। बेलछी कांड हुआ 77 में, इंदिरा गई, जनता के क्रोध का सिंबल बनी, सत्ता में वापसी हुई। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस स्वयं को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही स्थापित कर पाएंगे? नो सर, आई डोंट थिंक सो। पॉलिटिकल सिचुएशन वाज डिफरेंट। जब बेलछी वगैरह हुआ, उस समय तक जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग शुरू हो चुका था। जनता पार्टी का न पूरे देश में कोई ऑर्गेनाइजेशन था, न एक लीडर था। हर जगह सब लीडर अपने आप को असर्ट कर रहे थे। तो तब स्थितियां अलग थी, अब अलग है। इट्स नॉट दैट इजी। जी मैं बिल्कुल मानता हूं। और ये भी फर्क था ना कि तब मोरारजी देसाई थे, अब नरेंद्र मोदी है। वही मैंने कहा ना कि अपोजिशन, वहां जनता पार्टी बिखरी हुई थी, यहाँ बीजेपी एक लीडर के नेतृत्व में बहुत। लेकिन एक बात है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा। जो भी है, वो हाथरस हो या कोई भी और घटना हो, आप केवल ट्वीट के जरिए जनता में अपनी पकड़ नहीं बना सकते। और ये इंदिरा गांधी के लिए भी था, तब तो ट्विटर नहीं था, लेकिन जब भी बड़ी घटना होती थी वो एक तरह से जाती थी जनता। नहीं, बिल्कुल। इंदिरा जब पटना के दौरे पर पहुंची तो बिहार शरीफ में दंगे हुए थे, वहां जा रही थी, उन्हें बेलछी का पता चला, काफी समय बीत चुका था, तो वो बेलछी भी गई और बाद में उसको खूब प्रोपगेट किया गया। चलिए नेता नगरी में आखिरी सेगमेंट, फुर्सत की सलाह। क्या है सलाह राजदीप जी? सलाह इस समय ये है, ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, रिंग साइड सीट ऑफ हिस्ट्री। एक पुराने हमारे आईएफएस ऑफिसर है। इट्स अ गुड अकाउंट बाय अ ब्यूरोक्रेट। नहीं, रिटन बाय एन आईएफएस ऑफिसर, यही मैंने कहा, इट्स अ गुड अकाउंट बाय अ ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। 70 के दशक में हिंदी फिल्म विलन हुआ करते थे तेजा। हमेशा नाम, अजीत का नाम हुआ करता था तेजा, क्योंकि एक शिपिंग मैग्नेट थे धर्म तेजा, जिन पर कई उस जमाने में कई एलिगेशन लगे थे कि वो कई स्मगलिंग वगैरह में थे। तो तेजा को वापस नेहरू के बहुत खास थे, और किस तरीके से इल्जाम लगे कि किस तरह से नेहरू ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके उनको एक शिपिंग मैग्नेट बनाया, और ये भी इल्जाम लगे कि किस तरह से वो इंदिरा के जो परिवार के लोग थे यूके में, उनके हितों का ख्याल रखते थे। बिल्कुल। अब ये सवाल है कि यही व्यक्ति है जिन्होंने तेजा को एक बार फिर से वापस भारत लाए। तो वो इंसिडेंट इंटरेस्टिंग है। हालांकि पूरी किताब, जब इस तरह की किताब होती है, आप पूरी तरह से पढ़ते नहीं, स्किम करते, लेकिन मैं उस पेज पर था, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आईपीएल इस बार देखूंगा, बड़ा मजा आ रहा है। रोज रात को मैं देखता हूँ, ये जो नए भारत के क्रिकेटर्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। प्रियम गर्ग, राहुल त्रिपाठी, नागरकोटी, ये सब जितने नए नए, नटराजन, नागरकोटी, बिश्नोई की बॉलिंग कल मैं देख रहा था। हाँ, और जब भी देखिए न्यूज रूम में बैठकर जब मन थोड़ा ये हो जाता है, मैं न्यूज रूम में आजकल मुझे एक, जब मैं देखता हूं जैसे पत्रकार एक तरह से, जैसे आपने शुरुआत में कहा, खुद खबर बन रहे हैं, तो उस
तरह की पत्रकारिता से हटने के लिए क्रिकेट के जरिए मैं एक तरह से एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ। और आईपीएल बहुत ही मजेदार है। और एक बात तो हो गई है सौरभ कि आपको क्राउड की जरूरत नहीं है, बगैर क्राउड के लोग देख रहे हैं आईपीएल। व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप कम नहीं हुई आईपीएल की, यानी टीवी पर तो लोग देख रहे हैं। और फिर मेरा संडे का खाना तो है ही। इस बार सागरिका बंगाली खाना ला रही है। सागरिका की जो माता जी है बहुत अच्छा बनाती है। बेस्ट लूची मांगशो, दिल्ली में बेस्ट लूची मांगशो, कोशा मांगशो इसे कहते हैं। और मेरा एक दोस्त है वो कैलकाटा में है, वो भी चाहता है कि वो मुझे कुछ खिलाए बंगाली खाना। तो इस हफ्ते बंगाली खाना बॉस, दुर्गा पूजा आ रही है कुछ दिनों में। चलिए अब मेरी रिकमेंडेशंस की बारी है। स्क्रीन पे आपको एक किताब दिखाई दे रही होगी, ब्लड एंड ऑयल। ये मोहम्मद बिन सलमान रूथलेस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल पावर। इट्स रिटन बाय ब्रैडली होप एंड जस्टिन शेक। ये कमाल की किताब है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। रुकतापुर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बिहार से जुड़ी किताबें लगातार पढ़ रहा हूँ। मैंने चेतन भगत का नॉवेल फिनिश किया, उनसे भी बातचीत होगी। इसके अलावा एक फिल्म है, हमारे मित्र बन गए हैं आशीष शुक्ल, इन्होंने इससे पहले एक वेब सीरीज भी बनाई थी जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था, अनदेखी। और अब इनकी फिल्म आई है बहुत हुआ सम्मान, इसमें संजय मिश्रा वगैरह भी हैं। क्वालिटी ह्यूमर है, सो यू कैन वॉच इट, इट्स अ क्विक वॉच। क्रिकेट तो देख ही सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाकी मैं पटना जा रहा हूँ राजदीप जी, वहां पर हमारे पत्रकार मित्र हैं, नेता नगरी में भी आपको दिखे हैं संतोष सिंह। उनके घर में इतना दिव्य दही और बांका की तरफ से वो गीला वाला गुड़ आता है, ऐसी आत्मा तृप्त होती है उसको खा के। बाकी दूसरे सुस्वादु भोजन तो रहते ही हैं। नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि एक जब आप आएंगे एक बार तो आप मेरे घर तो आना है। लेकिन मेरे वहां बहुत दोस्त है, एक मेरे पुराने एनडीटीवी के दोस्त, मैं इतने चैनलों में मैंने काम किया। आप जिन मनीष जी का जिक्र कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा भोजन करवाते हैं। नहीं तो है, लेकिन मुझे देखना के जमाने कहाँ आप जा सकते हैं, लोगों के घर ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। पटना में कहाँ रहेंगे, कहाँ रह रहे हैं? मैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता, दिक्कत हो जाती है, बहुत लोग आ जाते हैं। हाँ देखिए, यही तो बात है कि आप स्टार बन गए। मैं यही कह रहा हूँ, आप वहाँ सिक्योरिटी के साथ जाइए। नहीं सिक्योरिटी नहीं राजदीप जी, इसका एक नुकसान है, मैं बताऊं क्या नुकसान है। जब हम लोग यूपी चुनाव कवर करने गए थे, नोबडी न्यू अस, तो बहुत ही रॉ अनफिल्टर्ड थॉट्स हमें मिल रहे थे। सो मैं इस बार यही सोच रहा हूँ कि मेरी जो 3 टीमें हैं वो रेगुलर ट्रिप कर रहे हैं और मैं बिल्कुल फ्लाइंग स्क्वाड की तरह रहूं, औचक गांव में भीतर इंटीरियर में घुस जाऊं टू गेट द रियल पल्स। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं पटना जाता था, मैं मौर्य होटल में रहता था। और चुनाव के टाइम पर क्या होता है, जितने भी वहां नेता आते हैं सब उसी होटल में आते हैं। तो एक फ्लोर पर अमित शाह और उनके पूरी जो सिक्योरिटी, दूसरे फ्लोर पर शत्रुघ्न सिन्हा, कहीं कोई और एक बड़ी दिलचस्प कहानी के साथ में एंड करता हूँ। क्योंकि एक बिहार का ही चुनाव हुआ था, मैं बिहार पहुंचता हूँ और मुझे मनीष जी या कोई कहते थे, सर राजेश खन्ना आए हुए हैं। मैं राजेश खन्ना का बहुत फैन था और मैं कभी उनसे मिला नहीं था। तो मैंने कहा चलिए मिलते हैं। तो हम कहीं छोटी सी गली में वो नुक्कड़ सभा कर रहे थे। तो मैंने कहा माय गॉड, राजेश खन्ना, द ग्रेट, अमर प्रेम, अंदाज, जो भी आप पिक्चर उस जमाने के कहे, आराधना, द चैंपियन, अब वो कहाँ ये नुक्कड़ सभा में आ गया। तो मैं वहां पत्रकारिता छोड़, 1 मिनट के लिए मैं पत्रकार नहीं रहा, मैं फैन बन गया। तो पहली चीज, तब तो मोबाइल भी नहीं था, 15-20 साल की बात है शायद। मैंने कहा, एक कैमरामैन जो मेरा था उनसे कहा, ये सब छोड़िए, पहला मेरा एक फोटो ले लीजिए राजेश खन्ना के साथ। उन्होंने दाढ़ी बीड़ी बनाई थी तब तक, तो वो मुझे याद है। और फिर हम होटल पहुंचे, वहां जैसे होटल में पहुंचा तो राजेश खन्ना वहां बैठे हुए। तो मैंने राजेश खन्ना के साथ आलू पूरी या कुछ खाई। वन ऑफ माई ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, राजेश खन्ना के साथ बिहार का चुनाव। चलिए, चुनाव पर और चुनाव के इर्द गिर्द की सियासत पर बातचीत होती रहेगी नेता नगरी में। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक जी, थैंक यू सो मच।